क्या कह रहे हैं बाबा? ऐसा कैसे मुमकिन है? भला हमारे घर से इस प्रोजेक्ट की फाइल कैसे गायब हो सकती है? यही कहीं होगी। उसने हर चीज खंगाल मारी थी लेकिन उसे अपनी मतलूबा फाइल ना मिली। अभी परसों की बात है जब उसने खुद अपने हाथों से वो फाइल यहाँ फाइलों के साथ रखी थी। ये सारी फाइलें इस हफ्ते की अहम तरीन मीटिंगों का हिस्सा थी। लेकिन एक बहुत अहम फाइल यहाँ से गायब हो चुकी थी। जैसे वो ढूंढने की कोशिश में हलकान हो रहा था। मुझे भी यही चीज समझ में नहीं आ रही। अभी कल की ही तो बात है जब तुमने मुझे वो फाइल चेक करने के लिए दी थी। यहीं पर रखी थी वो फाइल। कहाँ जा सकती है? तुम्हारी अम्मा तो इन चीजों को हाथ भी नहीं लगाती। लेकिन फिर भी उनसे पूछ लेते हैं। हो सकता है उन्होंने कहीं इधर उधर कर दी हो। बाबा इससे कहते इस कमरे से निकले थे ताकि वो अपनी बेगम से फाइल के मुतल्लिक पूछ सके। जब वो खुद भी उनके पीछे ही आया। वो भी अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से घर आया था। बेगम, वो स्टडी रूम में तमाम फाइलों के साथ एक नीले रंग की फाइल आपने देखी है क्या? कल एक बहुत अहम मीटिंग है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर वारिक तकरीबन 3-4 महीनों से मेहनत कर रहा था। अचानक वो फाइल गुम हो गई है और अब कहीं से नहीं मिल रही। वारिक पूरा स्टडी रूम चेक कर चुका है। बाबा अम्मा को देखते हुए बताने लगे। जबकि वो भी वहीं आकर बाहर सोफे पर बैठा था। सामने दूसरे सोफे पर मायरा के साथ छोटू बैठा हुआ होमवर्क कर रहा था। जबकि सदफ भी वहीं थी। आपको तो पता है मैं अनपढ़ गवार बंदी हूँ। आपकी इन सब चीजों में नहीं पड़ती। आप खुद देख ले, वही कहीं होगी। मैं तो उस कमरे में जाती ही नहीं हूँ। सुबह सदफ ने अपनी निगरानी में उस कमरे की सफाई कराई थी। हो सकता है उसे पता हो। वो सदफ की तरफ देखते हुए कहने लगी। जी खाला जान, सफाई तो मैंने कराई थी उस कमरे की। लेकिन मुझे फाइल के बारे में कुछ भी नहीं पता। और ना ही मैंने और खदीजा ने फाइलों को छेड़ा था। वो तो आप लोग खुद ही संभाल कर रखते हैं। सदफ, चेक करो वो काफी अहम फाइल है। हमें चाहिए। वो सदफ को देखते हुए बोला तो सदफ खुश हो गई। वो बहुत कम उसे मुखातिब करता था। कौन सी फाइल थी? मैं अभी ढूंढती हूँ। सदफ उठकर खड़ी होते हुए कहने लगी तो मायरा ने भी फौरन सोफा छोड़ा था। मैं ढूंढती हूँ सदफ बाजी। आप बैठ जाए। वो क्या है ना, आप घर की मेहमान हैं। आज नहीं तो कल चली जाएंगी। अब आपसे काम कराना अच्छा नहीं लगता। और आपको कल से किसी भी रूम की सफाई अपनी निगरानी में कराने की जरूरत नहीं है। ये सारे मेरे काम हैं और मैं किया करूंगी। है ना अम्मा? मैं ठीक कह रही हूँ ना? उसने अपनी खिदमत पेश करते हुए अम्मा की तरफ देखा था, जिन्होंने फौरन हाँ में सर हिलाया। उन्हें तो अपनी बहू की हर बात अच्छी लगती थी। और भला इससे अच्छा और क्या बात हो सकती थी कि वो घर के छोटे छोटे कामों में इंटरेस्ट ले रही थी। इस घर को अपना समझ रही थी। चलिए भाभी जान, चलकर फाइल देखते हैं। छोटू ने उसका हाथ थामते हुए कहा था। जिस पर उसने छोटू को घूरा। छोटू मेरी जान, तुम यहाँ बैठकर अपना होमवर्क करो, वरना फोन तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। फाइल मैं ढूंढ कर लाती हूँ। ब्लू कलर की है ना अंकल जी? हाँ बेटा जी, ब्लू है। लेकिन आप मुझे अंकल क्यों कह रही हैं? अगर मैं वारिक का बाबा हूँ तो आप भी मुझे बाबा कहकर पुकारें। मुझे बहुत खुशी होगी। वो उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराए थे। ये पहली दफा हुआ था। वरना जब से वो यहाँ इस घर में आई थी उसे इब्राहिम साहब के रवैये में कोई लचक महसूस ना हुई। जी वही, बाबा। वो मुस्कुराते हुए जाने लगी। इस दौरान उसने सदफ के चेहरे की तरफ देखने की गलती हरगिज नहीं की थी। उसे बस सुबह से रोक टोक करने में मजा आ रहा था। बस जब से उसने किचन में अपना असल रंग दिखाया था उसे चिढ़ हो गई थी। इस हीरोइन के रूप में विलेन से ये उसकी जिंदगी की कॉम्प्लिकेशन थी। उसने मायरा खान के सामने उसकी प्रॉपर्टी को अपना बताया था। उसने कहा था कि वारिक सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। इस बात ने उसे काफी गुस्सा दिलाया था। वारिक साहब कल सारी रात उसे अपनी बाहों से आजाद करने को तैयार ना थे। और अब जब वो अपने सारे हक उससे वसूल कर चुका था, वो ऐसे ही वारिक को उसके हवाले कर देती। कभी भी नहीं। वो मायरा खान थी, हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाने वाली। अब जब ये शख्स उसके साथ तल्लुक बना ही चुका था तो वो इतनी आसानी से उसे छोड़कर जाने वाली नहीं थी। कल रात वारिक उसके करीब आया। वो चाहकर भी उसे रोक ना पाई,
क्योंकि कहीं ना कहीं इस निकाह में बांधकर वो उसे अपना शौहर तस्लीम करने लगी थी। कल रात वारिक ने उसकी मर्जी पूछे बिना, उसके जज्बात जाने बिना अपना हक इस्तेमाल किया था। और अब वारिक को अगर ये लगता था कि वो किसी डरी सहमी 90s की हीरोइनों की तरह उससे दब कर रहेगी, तो ऐसा तो हरगिज कुछ भी नहीं होने वाला था। अगर वारिक हक लेने पर आ गया था तो वो भी उससे हर तरह का हक लेने वाली थी। और इसके लिए वो सबसे पहले सदफ नामी बला को अपनी जिंदगी से दफा करने वाली थी। कोई बाहर की औरत आकर उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को मेरा कह रही थी, और मायरा खान हाथ पर हाथ रखे बैठी रहती। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। अब वारिक इब्राहिम मायरा का था, और अब उसे आखिरी सांस तक मायरा का ही रहना था। मर्जी या फिर जबरदस्ती, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर वो इस रिश्ते को पूरी मुखलिसी से निभा रही थी तो वो बेवफाई करने की इजाजत तो वारिक को भी नहीं देने वाली थी। मोहब्बत ना सही, जबरदस्ती गले पड़ा ढोल ही। लेकिन वो इस रिश्ते को निभाने का इरादा कर चुकी थी। वो कमरे में आकर सारी फाइलों को चेक करने लगी। छोटू को होमवर्क पर लगाकर उसने सच में अच्छी खासी गलती कर दी थी, क्योंकि वो ऊपर वाली दराज को चेक ही नहीं कर पा रही थी। अगर छोटू यहाँ होता तो वो उसे ऊपर चढ़ाकर कुछ ना कुछ कर लेती, लेकिन ये मुश्किल था। वो स्कूल से वापस आया तो मदरसे चला गया। वहां से वापस आया तो तब से ही उसने उसे होमवर्क करने पर लगाया हुआ था, जिस पर वो अक्सर डंडी मारता था। यहाँ तक कि उसका फोन भी उसी के पास था। उसका अपना ध्यान भी बाहर ही था, जहाँ उसे सदफ सोफे पर बैठी नजर आ रही थी, जबकि उसके सामने वाले सोफे पर वारिक बैठा अपना मोबाइल यूज करते हुए बाबा की बातों का जवाब दे रहा था। मायरा कितनी पागल है, तू लैला मजनू को आमने सामने बिठा दिया। यहाँ नैन मटका होता रहेगा और तू यहाँ काम करती रहेगी। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए बाहर की तरफ कदम बढ़ाए थे। जी सुनते हैं। कुछ फाइल काफी ऊपर फासले पर पड़ी हैं। मैं वहां पहुंच नहीं पा रही। जरा उतार दें, हो सकता है कि उनमें से कोई फाइल हो। उसने वारिक को अंदर बुलाते हुए कहा, जिस पर वो फौरन हाँ में सर हिलाता अंदर की तरफ आया था। उस वक्त तो उसे सिर्फ अपनी फाइल की टेंशन लगी हुई थी। इस प्रोजेक्ट पर काम करते तकरीबन 4 महीने होने को आए थे, और अब जब कल उसकी सबसे अहम तरीन मीटिंग थी तो फाइल गायब हो गई थी। वो वाली फाइलें काफी पुरानी पुरानी हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से वो वाली फाइल होगी। इन नीचे वाली फाइलों को चेक करो। उसने अंदर कदम रखते हुए ऊपर वाली दराज में रखी फाइल की तरफ देखा था। ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। जल्दी से फाइलें उतार कर दें। बाद में बैठ लीजिएगा अपनी जानू के सामने। और एक और बात, आपकी जानू को तो आजकल मैं घर से चलवा करूंगी, इसलिए फासला बनाकर रखें। ज्यादा दिल पर सवार मत कीजिएगा इस प्यार को, क्योंकि मैं अम्मा से कहकर इस कॉम्प्लिकेशन के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते भी मंगवाऊंगी, ताकि वो जल्द से जल्द इस घर से और आपकी जिंदगी से दफा हो सके। ऊपर चढ़कर फाइलें उतार कर दे मुझे, वरना अभी जाकर अम्मा को बताती हूँ आपके सारे करतूत। वो लड़कियां और होती होंगी जिनके साथ जबरदस्ती निकाह करके उन्हें डिब्बे में बंद करके रख दिया जाता है। मायरा खान अपने हक के लिए लड़ना बहुत अच्छे तरीके से जानती है। ये मत सोचिएगा कि मैं आपके हाथ की तितली बन जाऊंगी। जैसा आप चाहेंगे मैं वैसा करूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। कठपुतली होती है, तितली नहीं। उसने उसकी बात की दुरुस्तगी करते हुए कहा, हाँ वही। और हाँ, वो क्या कहा था आपने? अगर बीवी बनकर रहूंगी तो बड़े प्यार से बीवी बनाकर रखेंगे, और अगर सर पर चढ़ गई तो उतारना आपको आता है। तो जनाब, मायरा ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। शौहर बनकर रहेंगे तो प्यार से रखूंगी, और अगर सर पर चढ़े ना तो सर से क्या आसमान से भी उतारना आता है। चलिए उतार कर दे फाइलें मुझे। और हाँ, सदफ बाजी से फासला बनाकर रखें, वरना सदफ बीवी हो सकता है इस घर में दोबारा नजर ही ना आए। वैसे भी आजकल आपसे ज्यादा अम्मा मुझसे प्यार करती हैं। और एक और बात, इस सारे केस में मजलूम मैं हूँ। जुल्म मेरे साथ हुआ है, और औरत हमेशा मजलूम के साथ होती है। दूसरी तरफ बेशक उनका बेटा ही क्यों ना हो, और कसम से इतनी अच्छी एक्टर तो हूं ही कि अम्मा को खुद पर यकीन दिला सकूं। 7 साल की जिंदगी में 1600 ऑडिशंस दिए हैं मैंने। उसका धमकी देने का भी अपना ही अंदाज था। वारिक के होठों से मुस्कुराहट अलग ही नहीं हो पा रही थी।
तुम तो बड़ी खतरनाक किस्म की बंदी हो। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम तो मेरी आती जाती सांसों पर भी पाबंदी लगा दोगी। वो जो कब से अपनी फाइल के लिए बहुत ज्यादा परेशान था, उसके अंदाज ने उसे बिल्कुल हल्का फुल्का कर दिया था। सुबह से उसके दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी कि उसने मायरा के साथ कल जबरदस्ती रिश्ता बनाया है। वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी। वो सोच रहा था कि वो जज्बात के हाथों बहकर गलती कर चुका है, लेकिन यहाँ तो उसे कुछ और ही देखने को मिल रहा था। ये तो शुरुआत है जनाब, आगे आगे देखिए होता है क्या। उसने पुरसुकून से अंदाज में ठंडा सा जवाब दिया। मैं तो मुंतजिर हूँ, बल्कि बेचैनी से इंतजार कर रहा हूँ कि आगे आगे मुझे तुम्हारे कौन कौन से रूप देखने को मिलेंगे। वो स्टूल पर चढ़ते हुए सारी फाइलें उसे पकड़ा रहा था, जिन्हें पकड़कर उसने फाइल ढूंढना शुरू कर दी थी। क्या हुआ मेरे प्यारे हबी? स्टूल से उतरा नहीं जा रहा। आइए जानू, मेरा हाथ पकड़िए। उसने अपना हाथ ऊंचा करते हुए उससे कहा था, जो ऊपर ही कोई और फाइल की तलाश में नजर दौड़ा रहा था। उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और उसका हाथ बढ़ाते ही उसने थाम लिया। गिरने मत देना, मुझे अब तुम्हारा ही सहारा है। वो स्टूल से नीचे जमीन पर पैर रखना ही चाहता था जब अचानक सदफ कमरे में दाखिल हुई। आप लोगों को फाइल मिली कि नहीं मिली? मैं कुछ मदद करूं? वो अभी बोल ही रही थी जब अचानक ही मायरा का ध्यान उसकी तरफ गया और उसने उसका हाथ छोड़ना चाहा। उसके साथ ही स्टूल अपना बैलेंस खो चुका था, जिससे वारिक संभल ना पाया और वो सीधा मायरा के ऊपर जा गिरा। उसको बचाने के चक्कर में वो उसी के ऊपर गिरा था, लेकिन खुदा का शुक्र था कि उसने अपना वजन उस पर गिरने नहीं दिया था। लेकिन मायरा काफी ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि अनजाने में वारिक के होंठ उसके होंठों पर आ ठहरे थे। दोनों के लिए ही ये काफी अजीब कैफियत थी। ना तो वारिक का इरादा ऐसा था और ना ही मायरा ने ऐसा कुछ सोच रखा था, लेकिन लम्हों ने लम्हे में ही मंजर बदल दिया था। उसके ऊपर होते ही मायरा उसे गुस्से से घूरने लगी। उसे तो उसकी इस हरकत पर अच्छा खासा गुस्सा आ गया था, लेकिन सदफ के सामने वो ऐसी हरकत जानबूझकर तो कभी भी ना करता। सोचकर उसे कुछ सुकून हुआ था। मतलब वो जो भी हुआ था इत्तेफाक से हुआ था। वारिक आपको भी ना कहीं भी कभी भी रोमांस सूझता है? आपको नजर नहीं आ रहा कमरे में सदफ भी है? उसने बड़े ड्रामाई अंदाज में उसे दूसरी तरफ करते हुए उठकर बैठना चाहा था। स्टूल टूट गया है मैडम, वरना रोमांस मुझे सिर्फ बेडरूम में ही सूझता है। वो जमीन से उठते हुए उसका बाजू पकड़कर उसे भी एक झटके में उठाकर खड़ा कर चुका था। तुम दोनों मिलकर फाइल ढूंढो, और प्लीज ढूंढ कर मुझे दे देना। बहुत जरूरी फाइल है, कल मीटिंग है। वो कहकर अपने हाथ झाड़ता कमरे से निकल गया था, जबकि सदफ की शक्ल देखने लायक थी, और सदफ की शक्ल देखकर मायरा का गुस्सा भी झाग की तरह बैठ गया था। उन्हें तो बस बहाना चाहिए होता है रोमांस करने का। सदफ बाजी, आप प्लीज फाइल ढूंढने में मदद करें, वो फाइल बहुत अहम है। उसने सदफ की तरफ देखते हुए कहा था, जो उसे गुस्से से घूर रही थी। तुम ढूंढो फाइल, मैं जा रही हूँ वारिक के लिए चाय बनाने। वो जब ऑफिस से वापस आते हैं चाय पीना पसंद करते हैं। वो पैर पटककर बाहर निकलने लगी, जबकि वो एक दफा फिर से फाइल की तलाश में नजर दौड़ाने लगी थी जब अचानक दिमाग में ख्याल आया, बीवी में हूँ वारिक की, ये बात तो मुझे पता होनी चाहिए, और वारिक की चाय भी मुझे बनानी चाहिए, लेकिन मुझे चाय बनानी आती ही नहीं। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस चुड़ैल कॉम्प्लिकेशन के हाथ की चाय मैं अपने शौहर को पिलाने दूं। नो नेवर। सदफ बाजी, मोहब्बत हो या ना हो, लेकिन मायरा खान हक नहीं छोड़ती। चाय तो मैं बनाऊंगी अपने शौहर के लिए। वो कमरे से बाहर निकलने लगी। अचानक अपने दुपट्टे का एहसास हुआ। अभी सुबह अम्मा ने उसे बताया था कि बेटा जबरदस्ती नहीं है, लेकिन कोशिश किया करो कि तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे सर पर रहे। इस हवेली में मेहमान आते जाते हैं, मुलाजिमों का भी आना जाना लगा रहता है। इस तरह घर की बहू नंगे सर अच्छी नहीं लगती। उसने अपने कंधे पर दुपट्टा ढूंढना चाहा तो वहां पर था ही नहीं। एक नजर मुड़कर देखा तो दुपट्टा वही जमीन पर पड़ा था। अल्लाह, दुपट्टे की आदत लगते लगते तो मुझे 1 साल गुजर जाएगा। पता नहीं तनावुश हर वक्त दुपट्टा कैसे अपने सर पर रख लेती है।
उसे बेसाख्ता ही तनावुश का ख्याल आया था, और फिर अपना दुपट्टा सर पर रखती हुई वो फौरन बाहर निकली थी। सदफ बाजी, तो मैं क्या कह रही थी? वारिक के लिए चाय मैं खुद बनाती हूँ, आप बाकी सब के लिए बना दीजिएगा। वो उसके साथ किचन में जाते हुए कहने लगी तो खाला ने अचानक उसे रोक लिया। ए लड़की, ऐसा नहीं होता। अभी तेरी शादी को 1 हफ्ता नहीं हुआ और तू किचन में घुस रही है। अभी तुझे किचन के काम नहीं करने, बल्कि अभी तुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाना। खाला नहीं चाहती थी कि मायरा किसी भी तरह किसी की नजर में आए, इसलिए उसे टोकते हुए बोली, जबकि वो अम्मा को देखने लगी थी। अरे कोई बात नहीं शाजिया, जाने दो बच्ची को, अपने शौहर के लिए कुछ करना चाहती है तो रोक टोक कैसी। जाओ मेरी बच्ची, बनाओ चाय। वो जरा चाय तेज पीता है, अम्मा ने उसे बताया था, जबकि वो हाँ में सर हिलाती किचन में आई थी। मायरा को चाय बनानी हरगिज नहीं आती थी, इसीलिए उसने यूट्यूब से देखना शुरू किया, जिस पर सदफ की हंसी निकल गई। मतलब तुम इतनी निकम्मी हो कि तुम्हें चाय तक बनानी नहीं आती? तो मेरे पीछे यहाँ आने की जरूरत क्या थी? उसने काफी सख्ती से तंजिया अंदाज में कहते हुए उसे घूरा था। अपना काम करे सदफ बाजी, मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। तुम्हें चाय बनानी आती भी है या नहीं? वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए पूछने लगी थी। नहीं आती, उसने बड़े मजे से दांत दिखाते हुए उसे बताया था। तो फिर कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम वारिक पर अपना कोई भी एक्सपेरिमेंट करो। उसने उसके हाथ से चाय पत्ती का डिब्बा छीनते हुए कहा था। मेरा शौहर, मेरे शौहर का मैदा, आप कौन होती हैं मुझे रोकने वाली महतरमा? मैं अपने शौहर पर एक्सपेरिमेंट भी कर सकती हूँ और उन्हें कुछ भी बनाकर भी दे सकती हूँ। अगर आपको ऐसे हक जताने का बहुत शौक है ना तो एक अदद निकाह करा लीजिए। उसने भी उसके हाथ से डिब्बा छीनते हुए उसी के अंदाज में जवाब दिया था। सदफ तो उसे देखकर रह गई। उसकी लड़ाका तबीयत से सदफ इतना तो समझ चुकी थी कि उसने सुबह वाली बात से आज के दिन वाली कोई बात या उसकी रोक टोक किसी को नहीं बताई थी, और उसके लिए ये बहुत अच्छा था। पहले तो सदफ को ये लगा था कि वो उससे खौफजदा हो गई है, लेकिन अब वो समझ गई थी कि वो उसके मुकाबले पर उतर आई है। भाभी जान, होमवर्क हो गया, अब दीजिए अम्मा का फोन मुझे वापस। छोटू उसके पास आते हुए बोला तो सदफ ने फौरन उसके हाथ से फोन छीनकर उसके हवाले कर दिया था, ताकि वो यूट्यूब से चाय बनाना सीख ही ना जाए। चलो छोटू, अब जाओ यहाँ से, हमें तंग मत करो, हम बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। सदफ छोटू को देखते हुए बोली तो छोटू फौरन हाँ में सर हिलाता वहां से भाग गया था। वजह ये थी कि उसे सदफ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और हमेशा गुस्से से बात करती थी उसके साथ। अब बनाओ चाय, उसने मुस्कुराते हुए हाथ झाड़े थे, जबकि सदफ एक तरफ होकर खड़ी हो गई थी। उसने सदफ को इग्नोर करते हुए गुस्से में गैस पर पतीली रखी थी, जबकि सदफ मुस्कुराते हुए उसकी हरकतें देखने लगी। इतना तो वो समझ गई थी कि चाय में दूध जाएगा। उसने दूध का डिब्बा निकाल अच्छा खासा दूध उसमें डाला था, और जैसा कि अम्मा ने कहा था कि वो चाय तेज पीता है तो उसने चाय पत्ती के बड़े बड़े 5 चम्मच उस दूध में शामिल कर दिए थे। सदफ आंखें खोले हैरानगी से उसकी हरकतें देख रही थी। अभी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे और क्या डालना है। सामने रखे मसाले के डिब्बे को खोलकर उसने 2 चम्मच मसाला भी मिक्स कर दिया था। अब वो मसाला किस चीज का था उसे अंदाजा नहीं था, जबकि सदफ बस अपनी हंसी रोके उसकी हरकतें देख रही थी। नमक नहीं डालोगी? वो चाय को उबाल आते देख उसने फौरन गैस बंद किया तो सदफ ने अचानक कहा, डालूंगी ना, चाय गिरने वाली थी इसीलिए गैस बंद कर दी है। वो उसे घूरते हुए कहकर दोबारा से गैस ऑन करके 2 चम्मच नमक डाल दिया। चाय का रंग तो बिल्कुल वैसा ही था जैसे चाय का होता था, बस ये थोड़ी सी डार्क थी। जबकि वो चाय कप में ढालते हुए अपना कप लिए बाहर निकल रही थी, पीछे सदफ की हंसी रुक नहीं पा रही थी। अब पता नहीं इस चाय को देखकर वारिक का क्या हाल होना था। खड़े खड़े थप्पड़ ही ना लगा दे। क्या मसला है तुम्हारे साथ क्रिस्टन? मैं बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ही ताशफीन के आगे पीछे घूम रही हो। देखो ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम मेरी टीम के किसी मेंबर को इस तरह से तंग करो। कम ऑन रोज, मैं उसे तंग नहीं कर रही, बस उससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ।
आई लाइक हिम। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं उससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन शायद तुम्हारी वजह से वो मुझे इग्नोर कर रहा है। कहीं तुम दोनों का कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है? हाँ, ऐसा ही है। और बेहतर होगा कि तुम मुझे उसके आसपास नजर ना आओ, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उसका अंदाज धमकी देने वाला था, जबकि क्रिस्टन उसे देखकर रह गई। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों में ऐसा कुछ चल रहा है, और ना ही ताशफीन की बातों से या उसके अंदाज से मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ। वो कंधे उचकाकर वहां से चली गई थी, जबकि रोज एक नजर ताशफीन को देखती अपने काम में मसरूफ हो गई। ताशफीन, आई एम सॉरी। कुछ दिनों से मैं काफी ज्यादा तंग कर रही थी तुम्हें। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, वरना मैं ऐसा ना करती। क्रिस्टन उसके पास आते हुए कहने लगी तो वो हैरानगी से उसे देखने लगा। क्या मतलब? किसके साथ रिलेशनशिप में हूँ मैं? वो परेशान हुआ था। अब कौन सी नई बात सुनी थी उसने? रोज के साथ। उसी ने मुझे बताया है कि तुम उसके साथ रिलेशन में हो, और मैं तुम्हें बेकार में इतने दिनों से तंग कर रही थी। असल में तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम दोनों का आपस में कोई रिश्ता है। इसलिए मैं माफी चाहती हूँ। वेट क्रिस्टन, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें गलतफहमी हुई है। रोज के कहने का मतलब कुछ और होगा। उसने अपने पास खड़े वर्कर को अपनी हंसी छुपाते देखकर उसकी गलतफहमी दूर करना चाहा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी पहली फिल्म के दौरान कुछ भी उल्टा सीधा हो। वो बहुत कोशिश कर रहा था कि इस फिल्म के दौरान किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी ना क्रिएट हो। अच्छा, तो फिर रोज क्यों कह रही थी कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा है? मुझे तो सच में यही लगा कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो। रोज इस तरह का झूठ बोलती तो नहीं है। मेरा शॉट रेडी हो चुका है, बाद में बात करती हूँ तुमसे इस बारे में। वो कहकर वहां से साइड जा चुकी थी, जबकि ताशफीन ने एक नजर रोज की तरफ देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। ये रही जनाब आपकी गर्मागर्म चाय। मैंने अपने नाजुक हाथों से बनाई है, जो कि बहुत अच्छी बनी है। आप इसे टेस्ट करें। और एक और बात, मैंने जिंदगी में पहली दफा चाय बनाई है। कोई ऊंच नीच हो सकती है, इसलिए इग्नोर कर दीजिएगा। वैसे भी नई नवेली बीवी पहली दफा कुछ बनाए तो शौहर को उसमें गलतियां हरगिज नहीं निकालनी चाहिए। उसने जैसे चाय पीने के रोज समझाए थे, मैं ये चाय पीने के बाद फैसला करूंगा कि ये कैसी बनी है। तुम खुद से तो नहीं कह सकती कि ये अच्छी है या नहीं है। खैर, शुक्रिया मेरे लिए चाय बनाने के लिए। वो उसके हाथ से कप थामते हुए बोला था, लेकिन चाय से आती अजीब सी महक उसे थोड़ा परेशान कर गई थी। इसमें ऐसा क्या डाला था जिससे चाय से ऐसी खुशबू आ रही थी? ओ माय गॉड, चाय में तो चीनी भी डाली जाती है ना, तभी तो वो मीठी होती है। मेरे जहन से निकल गया। आप 2 मिनट रुकें, मैं अभी किचन से चीनी लेकर आती हूँ। आप ऐसे ही मिला लीजिएगा। अगर मैं कप वापस लेकर आई तो वो कॉम्प्लिकेशन मेरा मजाक उड़ा देगी। वो कहते हुए बाहर जाने लगी। नहीं, रहने दो, मैं ऐसे ही पी लूंगा। वैसे भी मुझे चाय में ज्यादा चीनी पसंद भी नहीं है। उसने उसे मना करते हुए कहा। ज्यादा क्या, इसमें थोड़ी भी नहीं है। मैंने तो डाली ही नहीं। वो समझाते हुए बोली। नहीं, कोई बात नहीं, मत लाओ, मैं ऐसे ही पी लूंगा। बाबा को शुगर है तो उनके साथ जब मैं ऑफिस में चाय पीता हूँ तो भी चीनी के बगैर पीता हूँ। वो उसके लिए आसानी करते हुए बोला तो वो कंधे उचकाकर उसके पास ही रखी फाइलों को चेक करने लगी। आपकी फाइल मिली आपको? वो उसे चाय का कप होठों के करीब ले जाते हुए देख पूछने लगी। नहीं, वो फाइल तो नहीं मिली। यकीनन स्टडी रूम में ही होगी। अच्छा ठीक है, आप चाय पिए, मैं एक दफा फिर से देख कर आती हूँ। इस फाइल की वजह से आपने तो अपनी अच्छी खासी शक्ल बना रखी है, जैसे फाइल नहीं आपकी महबूबा खो गई हो। लेकिन वो कॉम्प्लिकेशन खोने वाली चीज नहीं है। इस वक्त भी सबको मुतासिर करने के लिए चाय बना रही है। खैर, उसका इरादा तो आपके लिए चाय बनाने का था, लेकिन मैंने खुद अपने हाथों से चाय बनाकर उसके इरादों पर पानी फेर दिया। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? क्या चाय अच्छी नहीं बनी? वो परेशानी से कप को देखने लगी थी, जबकि वारिक को समझ नहीं आ रहा था कि उसे जवाब क्या दे।
ये क्या बनाया है तुमने? वो चाय का कप एक साइड पर रखते हुए उससे पूछने लगा। चाय बनाई है बेचारी ने, और आप यकीन नहीं करेंगे कि उसने 5 चम्मच चाय पत्ती और मसाले डालकर आपके लिए चाय तैयार की है। सदफ कहते हुए कमरे में दाखिल हुई थी। सदफ का इस तरह से उनके कमरे में आना वारिक को गुस्सा दिला गया था। वो मायरा का मजाक उड़ा रही थी, और यही बात मायरा से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये लीजिए आपकी चाय, मैं बनाकर लाई हूँ। वो कप उसके पास रखते हुए कहने लगी तो वारिक ने हाथ के इशारे से उसे मना कर दिया। नहीं सदफ, इसकी जरूरत नहीं है। मेरी बीवी ने पहली बार अपने हाथों से मेरे लिए कोई काम किया है। मैं यही चाय पी लूंगा। तुम ये चाय बाहर किसी को दे दो। मुझे मेरी बीवी के हाथ की चाय पसंद है। वो एक और घूंट पीते हुए बोला तो सदफ उसे देखकर रह गई, जबकि वो खुद भी परेशानी से उसे देखने लगी थी। सदफ के अंदाज से पता चल रहा था कि उसकी चाय बहुत ही गंदी बनी है, लेकिन फिर भी वारिक उसे पी रहा था। वारिक, आप ये चाय किस तरह से पी रहे हैं? इसमें चाट मसाला और पता नहीं कितनी चाय पत्ती है। ये कितनी बुरी होगी आपको अंदाजा भी है। और ऊपर से उसने 2 चम्मच नमक भी डाला था। इसका मतलब है कि जब उसने चाय बनाई तो तुम उसके पास पास थी। फिर तो तुम उसकी मदद भी तो कर सकती थी, तमाशा देखने के बजाय बाद में यहाँ आकर उसकी शिकायत करने के। सदफ, जब कोई इंसान पहली दफा किसी के लिए कुछ कर रहा हो तो कम से कम उसकी मदद करनी चाहिए। इस तरह किसी दूसरे के सामने आकर उसे शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये मेरी बीवी है, अगर ये मेरे लिए कुछ करना चाहती है तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए। उसने काफी सख्ती से उससे कहा था। वो जो पता नहीं ये सोचकर खुश हो रही थी कि वारिक उसे बातें सुनाएगा, उसे डांटेगा, उसके हाथ की चाय नहीं पिएगा। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया था। वो सुकून से उसके हाथ की बनी चाय पी रहा था, जबकि उसकी वजह से पहली दफा वारिक से डांट खाने के बाद वो सच में शर्मिंदा हुई थी। कॉम्प्लिकेशन जी, मेरा मतलब है सदफ बाजी, क्या आप अब अपने कमरे में जाएंगी? वो क्या है कि मुझे मेरे शौहर से कुछ बातें करनी है। फिलहाल वाकत वारिक से अच्छा कोई भी नहीं लग रहा था, जो अपनी बीवी की खातिर अपनी पुरानी महबूबा की बेइज्जती कर गया था, जबकि वो पैर पटकती कमरे से निकल गई थी। खैर भाड़ में जाएं, अपना पैर जमीन पर पटके या सर दीवार से मारें, उसका क्या किया जाएगा, उसे कौन सा कोई फर्क पड़ता था। हाँ, लेकिन उसने अपने कमरे का फर्श जरूर चेक किया था, जिस पर किसी किस्म का कोई स्क्रैच नहीं आया था, वरना वो सदफ को सीधा करने का इरादा रखती थी। हाय वारिक, आप कितने अच्छे हैं। आपने आज मेरी वजह से कॉम्प्लिकेशन की बेइज्जती करके बहुत अच्छा किया। ऐसे ही आइंदा भी आपने मेरे साथ बहुत ही मुखलिस शौहर बनकर रहना है, मेरा फरमाबरदार बनकर रहना है। तभी आप खुशी से ये जिंदगी गुजार सकेंगे। उसने मुस्कुराते हुए वारिक को देखा था, जो आधा कप चाय का खत्म कर चुका था। हाँ बिल्कुल जाने मन, क्यों नहीं। मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारा फरमाबरदार बनकर रहूंगा। वारिक अचानक उसका हाथ थामकर उसे अपनी तरफ खींच चुका था। वो लम्हे में उसकी गोद में आ गई थी। ये क्या बदतमीजी है, मुझे इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ज्यादा मेरे सामने हीरोगिरी करने की जरूरत नहीं है, वो आंखें दिखाकर कह रही थी। इस तरह से खींचना उसे अच्छा नहीं लगा था। अब तुम्हारे जैसी हीरोइन मिलेगी तो हीरो तो मुझे बनना पड़ेगा। और ये जो इतनी खूबसूरत चाय तुमने बनाई है मेरे लिए स्पेशली, इतनी मोहब्बत से तुमने पहली दफा कोई काम किया है तो इसे मैं अकेला क्यों पीऊं? ये तुम्हें भी पीनी चाहिए। चलो जल्दी से इस बाकी के कप को पी जाओ। मैं चाहता हूँ कि हम जिंदगी के हर जायके को मिलकर महसूस करें। शुरुआत यहाँ से होगी। वो कप उसके होठों से लगाते हुए जबरदस्ती उसे चाय का घूंट पिला चुका था, और अब धुआं निकालने की बारी मायरा के कानों की थी। उसकी चाय इतनी गंदी है। वो परेशान से कप को देखने लगी, जबकि वो पूरी कोशिश कर रहा था उसका एक और घूंट उसके गले में उतारने की। ये चाय जो तुमने बनाई है मेरे लिए, मुझे ये चाय इतनी पसंद आई है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हर रोज शाम को ये चाय मिलकर पिएं। और मुझे यकीन है कि तुम मेरे लिए रोज ऐसी ही मजेदार चाय बनाकर रखा करोगी, और हम हर शाम इसी तरह इसे मिलकर पिया करेंगे। वो बड़े मजे से एक घूंट लेते हुए कप उसकी तरफ बढ़ा रहा था।
जिसे वो नफी में गर्दन हिलाते खुद से दूर करने की कोशिश में हलकान हो रही थी। नहीं, मुझे नहीं पीनी। ये बहुत गंदी है। प्लीज इसे मुझसे दूर करें। मैं नहीं पी सकती। वो मिन्नतें कर रही थी, जबकि वो अचानक कप साइड पर रखता उसे बेड पर गिरा चुका था। तुमने मेरे मुंह का जायका बर्बाद करके रख दिया है। अब जायके को ठीक करने के लिए तुम्हें थोड़ी सी सजा होगी। वो उसे बेड पर गिराते हुए उसे पूरी तरह अपने शिकंजे में कैद कर चुका था। वो बुरी तरह से फड़फड़ाई थी। उसने मुजामत की, लेकिन वारिक ने ज्यादा परवाह ना की थी, क्योंकि उसे अपनी चिड़िया को काबू करना बहुत अच्छे से आ गया था। बस करो, कितना फड़फड़ाओगी? तुम्हें लगता है कि जितनी तुम्हारी जान है तुम मुझसे आजादी हासिल कर सकती हो? वो उसे अपने शिकंजे में कैद किए उससे बड़े मजे से सवाल कर रहा था। देखिए वारिक, अगर आपने मेरे साथ ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं आपको तुम कहकर पुकारा करूंगी। उसने उसे धमकी दी थी। हाँ, जरूर कहकर पुकारना, लेकिन याद रखना कि इस गलती की सजा इतनी छोटी नहीं होगी जितनी इस चाय की है। वो उसके होठों पर झुकते हुए बोला तो मायरा ने अपनी सांसें रोक ली, जबकि अगले लम्हों के लिए वारिक ने उसकी सांसें तंग कर दी थी। उसका अंदाज जारहाना था, जबकि वो बहुत कोशिश के बाद भी अपना आप उसकी पनाहों से छुड़वा नहीं पाई थी। क्या हुआ जाने मन? बाहर तो तुम मुझे रोमांस झाड़ने के ताने मार रही थी, और अब जब मैं झाड़ रहा हूँ तो तुम्हें मसला हो रहा है। अपने हाथों की चालाकियां बंद करो, वरना अगर ये मेरी कैद में आ गए तो तुम अंजाम से वाकिफ हो। वो उसकी पीठ पर मुक्के बरसाते हुए अपना आप छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, जब वारिक की धमकी पर उसके चलते हाथ अचानक रुक गए थे। गुड। तुम में एक अच्छी आदत ये है कि तुम्हें मेरी बात को बहुत जल्दी समझ जाती हो, और ये चीज हमारी आने वाली जिंदगी में काफी फायदेमंद साबित होगी। उसकी गर्दन को अपने होठों से छूता वो उसे कांपने पर मजबूर कर गया था। वो खुद को बहुत बोल्ड समझती थी, लेकिन यहाँ इस मामले में वो एक शर्मीली सी लड़की साबित हुई थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वारिक को उसकी बेबाक हरकतों से रोक क्यों नहीं पा रही थी, बल्कि वो तो शर्माने लग जाती थी, जिस पर वारिक और ज्यादा फ्री हो जाता था। अच्छा छोड़े, मुझे बाहर जाना है। वो उसके सीने पर हाथ रखते उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। बाहर जाकर बिरयानी खानी है जो तुम मुझसे जान छुड़ा रही हो। अभी यही रहो मेरे पास। और वैसे भी सबको पता है कि नई शादी हुई है। एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे तो एक दूसरे को समझेंगे। और मेरी अम्मा इस मामले में काफी ओपन माइंडेड हैं। तुम्हें उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। और बाकियों के बारे में मैंने तो पहले दिन ही कह दिया था कि सिर्फ घर के लोगों को अहमियत दो। बाहर वाले मेहमान हैं, चले जाएंगे। और यकीनन ये इरशाद आपने अपनी सदफ जानू को निकालकर फरमाया होगा। उसके हाथों का बेबाक लम्स अपने बाजू के बाद अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए वो उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कह चुकी थी, पता नहीं इस मासूम सी लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती हो। वो उसे मजीद तंग करते हुए सदफ के नाम से छेड़ने लगा तो उसने उसे घूरकर रह गई। मतलब इतने बुरे ख्यालात आ रहे थे कि उसका शौहर उसे उसकी सौतन के नाम से जलाने की कोशिश करेगा। अल्लाह, बड़ा प्यार आ रहा है अपनी मासूम सी सदफ पर। तो मेरी जगह उसे ले आते यहाँ पर, सारे अरमान भी निकल जाते और बेचारी को इतनी साजिशें करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक तो मुझ मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी और यहाँ पर भी ये अपनी सदफ डायन को भूल नहीं पा रहे थे। उससे तो कहीं अच्छी और खूबसूरत हूँ मैं। वो अपने आप को उससे कम तो हरगिज नहीं समझती थी, इसीलिए उस पर भी वाज़ेह कर दिया कि उससे ज्यादा वो अपनी बीवी की तरफ गौर करे। अच्छा ऐसी बात है तो मुझे तो तुमने कभी अपनी खूबसूरती दिखाई नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम उससे ज्यादा खूबसूरत हो या कम? वो मजीद उसे तंग करते हुए उसके रुखसार पर अपने लब रगड़ रहा था। उसकी वजह से उसकी मूंछों ने उसे अच्छा खासा तंग किया था। अच्छा, इसका मतलब है कि सदफ जानू ने काफी गहराई से दिखाई है आपको उसकी खूबसूरती। तभी तो उसकी गैर मौजूदगी में भी उसकी खूबसूरती के कसीदे पड़े जा रहे हैं। उसे गुस्सा आने लगा था। फिलहाल तो मैं तुम्हारी खूबसूरती को देखना चाहता हूँ। उसकी खूबसूरती पर हम गौर और फिक्र बाद में करेंगे। वो कहते हुए लाइट ऑफ करता उसे अपनी बाहों में कैद कर चुका था, जबकि उसकी इस हरकत ने उसे घबरा दिया था।
वो समझ गई थी अब उसके आगे क्या इरादे थे। वारिकी, आप क्या कर रहे हैं? अपना दुपट्टा गर्दन से निकलते महसूस करने के बाद वो उसकी मूंछों की चुभन को अपनी गर्दन पर काफी शिद्दत से महसूस कर रही थी। तुम्हारी खूबसूरती चेक कर रहा हूँ। उसकी गर्दन पर जगह जगह अपने होठों का लम्स छोड़ते हुए वो जैसे बहुत अहम बात बता रहा था। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अभी हमने रात का खाना तक नहीं खाया। इधर कोई भी कभी भी आ सकता है। कोई नहीं आ सकता। डोंट वरी। तुम आगे पीछे ध्यान कम दो और मुझ पर ध्यान दो। तुम्हारे हक में बेहतर रहेगा। वो आहिस्ता से उसकी गर्दन को चूमता उसके होठों को अपने होठों की कैद में ले चुका था और अब बेहद नरमी से उसकी खुशबू को अपनी खुशबू में बसाए हुए उसे खुद में कैद करता चला जा रहा था। मैं आइंदा कभी आपके लिए चाय नहीं बनाऊंगी। अपने कंधे से शर्ट सरकती महसूस करके उसने धमकी दी थी, क्योंकि उसके हिसाब से वारिक का इतने करीब आने के पीछे कहीं ना कहीं वजह उसके हाथ की चाय थी। जबकि उसकी बात पर वो बोला तो कुछ नहीं, बस मुस्कुराकर उसकी गर्दन पर अपनी शिद्दतों के निशान छोड़ता चला गया। उसकी बाहों से आज़ादी हासिल करना मायरा के लिए मुमकिन ना था, इसीलिए खुद को उसके हवाले करके वो कुर्बत के लम्हों में खोने लगी थी। मैं तंग आ चुका हूँ तुम्हारे इस रोज रोज के लड़ाई झगड़े से। पता नहीं तुम क्या चाहती हो। तुम ताशफीन का ख्याल नहीं रखती और ना ही घर में किसी से बात करती हो। कम अज कम इस कमरे से बाहर निकला करो। सारा दिन इस कमरे में रहकर तुम करती क्या रहती हो जाइना? अपनी बदकिस्मती का रोना रोती हूँ। और क्या करती हूँ मैं तुम्हारे घर में? जिंदगी हराम हो गई है मेरी। और तुम्हें किसने कहा कि मैं अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखती? सारा दिन वो लेकर चले जाते हैं। मुझसे कोई मेरे बच्चे को मुझे देता ही नहीं है। तुम्हारी बहन आती है जब उसे भूख लगती है, सिर्फ तब आकर मेरी गोद में रख जाती है वो मेरे बच्चे को, जैसे मेरा नहीं उसका बच्चा हो। मुझसे ज्यादा तो तुम्हारे घर वाले मेरे बच्चे पर कब्जा जमा कर रखते हैं। कैसे ख्याल रखूं मैं उसका? मुझसे मेरा बच्चा दूर कर दिया है। मैंने कहा था मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं अपने बच्चे को इस घर में पैदा नहीं करूंगी। लेकिन तुमने और तुम्हारी जिद ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे नहीं रहना यहाँ तुम्हारे साथ। मैं मजीद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। 1.5 साल हो चुका है हमारी शादी को। अब तो तरस खाओ मुझ पर। मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे वापस न्यूयॉर्क जाना है। वो ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोल रही थी। ये कोई नई बात नहीं थी, जिस पर बाहर कोई ज्यादा महसूस नहीं करता था। हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था, जबकि ताशफीन बाहर अपनी फूफो की गोद में मजे से खेल रहा था और वारिक उसके पास बैठा उसके साथ शरारतें करने में मसरूफ था। मेरी बात कान खोलकर सुन लो जाइना। अगले हफ्ते ज़ैनब की शादी के सिलसिले में घर में मेहमान आने वाले हैं, तो उनके सामने तुम्हारी ये ड्रामेबाजियां मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया है मैंने। इब्राहिम गुस्से से कहता कमरे से निकल गया था, जबकि जाइना उसकी बातों का असर लिए बिना बेड पर बैठ गई थी। इब्राहिम साहब कमरे से निकलते एक शिकवाकना नजर अपने माँ बाप पर डालते घर से ही निकल गए थे। यही वजह थी कि वो जाइना से शादी नहीं करना चाहते थे। जाइना की मगरूर नेचर उनके सामने थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने माँ बाप का बचपन का वादा निभाया था, जिस पर वो तो पछता रहे थे ही। उनके वालिदैन भी इस फैसले पर शर्मिंदा थे। आपने क्रिस्टन को क्या ये बात कही है कि मेरा आपके साथ कोई अफेयर चल रहा है? वो शूटिंग खत्म करने के बाद सीधा उसी के पास आया था। हाँ बिल्कुल, मैंने उससे ऐसा कहा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ दिनों से वो तुम्हें बहुत ज्यादा तंग कर रही है। हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे लगी रहती है। उसका ध्यान काम पर कम और तुम पर ज्यादा होता है। क्या तुमने ये बात नोट नहीं की? वो उसके और अपने लिए जूस ऑर्डर करते हुए इसीलिए साइड पर आ गई थी। जी ऐसा ही है। मैं उससे काफी ज्यादा तंग हूँ। मैंने आपको बताया भी था इस बारे में, लेकिन फिर भी आपने ऐसा क्यों कहा कि आपका मेरे साथ अफेयर चल रहा है या हम रिलेशनशिप में हैं? इस तरह तो हमारी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो ये तो अच्छी बात है ना डार्लिंग। इसी तरह तो हमारी फिल्म की प्रमोशन होगी। जब फिल्म की शूटिंग के दरमियान इस तरह की कहानियां निकलती हैं तो ज्यादा फायदा फिल्म मेकर्स को ही होता है। वो बेफिक्र करते हुए बोली। नहीं रोज, मुझे इस तरह की प्रमोशन नहीं पसंद।
मुझे अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर इस तरह के कमेंट्स बर्दाश्त नहीं होते। तो आप प्लीज़ इस बात को क्लियर कर दीजिए। मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने साफ अंदाज में कहा था। ओके डार्लिंग ओके। मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगी। तुम बेफिक्र हो जाओ। आज काफ़ी ज़्यादा शूटिंग हुई है। मेरे ख्याल से तकरीबन 8 से 10 मिनट की तो बेहतरीन शूटिंग हमने कर ली है। 3 सीन्स पर काम हो गया है। और तुम्हारे आइडिया बेहतरीन थे। वो बात को बदल चुकी थी। जबकि ताशफीन ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। फियल वाकत तो वो बात को बदलना नहीं चाहता था। वो इस बात को क्लियर करना चाहता था। लेकिन शायद वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी। अभी काफी वक्त है। मेरे ख्याल में हम आज एक और सीन शूट कर सकते हैं। तो फजूल में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप क्रिस्टन और रॉबिन को कहें कि शॉट तैयार है। वो उसे कहता आगे बढ़ चुका था। जबकि अब वो हीरो और हीरोइन को देख रही थी जो एक दूसरे के साथ खड़े थे। बातों में मसरूफ कहा कहे लगा रहे थे। वारिक, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे लिए चाय बनाई थी। उसे कुछ दिया तुमने? मैं कब से उसे देख रही हूँ। ना जाने कहाँ चली गई है। मेरे ख्याल में ऊपर अहमद और छोटू के कमरे में होगी। वो बाहर आया तो अम्मा बैठी खाला से बातों में मसरूफ थी। नहीं अम्मा, वो छोटू और अहमद के कमरे में नहीं है। वो मेरे साथ कमरे में थी। हाँ चाय बहुत अच्छी थी। उसने फौरन माँ को बताया था। क्योंकि अहमद और छोटू वैसे भी नीचे आ रहे थे तो वो खुद ही उन्हें बता देते कि उनकी भाभी जान उनके साथ नहीं थी। और वैसे भी छुपाने की जरूरत नहीं थी। वो उसकी बीवी थी। हाय अल्लाह, वो तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में क्या कर रही थी? ये लड़की तो दिन दहाड़े ही शौहर को लेकर कमरे में घुस जाती है। खाला को तो जैसे चक्कर आ गए थे। खाला, हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे थे। वो मेरे लिए चाय बनाकर लाई थी। मैं पी रहा था। अब मैं आपको अपनी बीवी और अपने एक एक सेकंड का हिसाब तो देने से रहा। उसे सख्त नागवार गुजरा था खाला का इस तरह से कहना। हाय मेरे बच्चे, मेरा ये मतलब थोड़ी था। मैं तो बस ये कह रही थी कि कोई वक्त होता है। इस तरह सारे शाम ही। खाला, वो मेरी बीवी है। सारे शाम लाऊं या सुबह के वक्त, उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। और प्लीज एहतियात कीजिएगा। मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो देखते हुए काफी सख्त लहजे में बोला था जब बाबा कमरे से बाहर निकले। अच्छा छोड़ो इस बात को। ये बताओ कि तुमने बहू को कुछ दिया भी या नहीं। जब दुल्हन पहली दफा कुछ बनाती है तो उसे इनाम दिया जाता है। वैसे तो कुछ मीठा बनाने पर उसका ससुर उसे कुछ देता है। लेकिन उसने मेरे लिए कुछ नहीं बनाया बल्कि तुम्हारे लिए बनाया है। तो तुम्हारा फर्ज बनता है उसे कुछ देना। बाबा वहीं पर सोफे पर बैठते हुए उससे कहने लगे। जबकि वो सर खुजाकर रह गया था। बाबा मैंने तो उसको कुछ भी नहीं दिया। आपने मुझे पहले ये वाली रस्म बताई ही नहीं थी। ना ही कोई इस बारे में मुझे कुछ पता है। सो आप बताएं कि उसे क्या देना है। मैं अभी देता हूँ। आइसक्रीम। और भाभी जान के साथ हमें भी। छोटू और अहमद दोनों ही उसके पास आकर फरमाइशी अंदाज में बोले थे। गुड आइडिया। तुम लोग अपनी तैयारी करो। मैं तुम्हारी भाभी को लेकर आता हूँ। वहीं से मैं उसके लिए कोई चीज खरीद लूंगा जो उसकी पसंद की भी होगी। उसने फैसला करते हुए कहा। वैसे भी रोमांस के बाद आइसक्रीम भी मजा देती है। वो दिल में कहता कमरे की तरफ जाने लगा था जब पीछे से आवाज आई। सदफ तू भी तैयारी कर ले। अब तो हम बुजुर्गों में बैठकर क्या करेगी। अच्छा है तू भी चली जा। बच्चों के साथ घूम फिर कर आ जा। खाला के कहने पर सदफ फौरन उठकर कमरे की तरफ चली गई थी। जबकि उसका सदफ को अपने साथ ले जाने का कोई इरादा ना था। लेकिन फिर सोचा अच्छा ही था कि सदफ साथ जा रही थी। मायरा को तंग करने का एक और मौका मिल जाएगा। वो जानता था कि मायरा सदफ को बिल्कुल पसंद नहीं करती। और उसका उसे नापसंद करना उसे बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि इसके पीछे की वजह बीवी वाली जलन थी जो उसे बहुत ज्यादा पसंद थी। चलो आ जाओ, तुम्हें गिफ्ट देने चलना है। वो रूम में दाखिल हुआ तो वो आईने के सामने खड़ी अपने बालों को सुखाने में लगी थी। गिफ्ट देना है। वो किस खुशी में। उसने अपने हाथ में मौजूद ब्रश को घुमाकर दिखाया था। जैसे बताने का मकसद हो कि वो उसे गिफ्ट दे चुका है। ये वाला गिफ्ट तो रात की खुशी में था। अब तुमने मेरे लिए जो शाहकार बनाया था ना,
अम्मा का मानना है कि उस शाहकार के बदले भी मुझे तुम्हें गिफ्ट देना पड़ेगा। उसे चाय कहते हैं। उसने दांत पीसकर कहा। वो इस बात पर उसकी बेइज्जती नहीं कर सकता था। उसे चाय बनानी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी उसने उसके लिए बनाई थी। वो चाय कहलाने के लायक हरगिज नहीं थी। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो मैंने पी है, उसने बड़े मीठे अंदाज में जवाब दिया था। वो उसे घूर कर रह गई। तो फिर ना पीते, फेंक देते। पी ली थी सदफ जानू की मजेदार चाय, मेरे हाथ की पी ही क्यों? उसे तो गुस्सा ही आ गया था। इस चाय की वजह से थोड़ी देर पहले वो उसकी शिद्दतों भरी काफी महंगी कीमत अदा कर चुकी थी, और अब अपना मतलब पूरा होने के बाद वो फिर से उसकी चाय की तौहीन करने आ गया था। चाय तो मैंने तुम्हारा दिल रखने के लिए पी ली थी। दिल रखने के लिए नहीं, अपने बहके हुए जज्बात को पुरसुकून करने के लिए। वो उसे घूरते हुए उसकी बात काट गई, जबकि उसके अंदाज पर वो खुलकर हंसा था। चलो तुम्हारी ये बात भी मान ली, क्या याद करोगी? चलो आओ तुम्हें गिफ्ट दिलाता हूँ। तुम्हारी चाय का तोहफा तो वाकई बनता है, चाहे ना सही, लेकिन चाय के बाद मेरी शिद्दतें सहकर तुम सचमुच में इनाम की मुस्तहिक हो। चलो अब नखरे बंद करो, बच्चे नीचे इंतजार कर रहे हैं। वो उसके हाथ से ब्रश लेते हुए साइड पर फेंकते हुए बोला। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया कि बच्चे भी साथ ले जाएंगे? क्यों? तुम्हें अकेले मेरे साथ जाने से डर लग रहा था? वो उसके करीब आते हुए बोला। आप क्या कोई जिन है जिससे मुझे डर लगेगा? वो ढूबढू बोली। मैं क्या हूँ क्या नहीं, ये मैं तुम्हें वापस आकर बताऊंगा। अभी मेरा तुम्हारे मुंह लगकर अपना मूड रोमांटिक करने का कोई इरादा नहीं है, वरना मासूम बच्चों का दिल टूट जाएगा। अगर मेरा इरादा बदल गया तो वो आइसक्रीम नहीं खा पाएंगे। तो मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए। वो उसका हाथ थामे हुए उसे अपने साथ बाहर की तरफ बढ़ने लगा, जबकि एक हाथ उसके हाथ में होने के बावजूद भी वो अपने सर पर दुपट्टा लेने की मुकम्मल कोशिश कर रही थी। तुम्हारे ये बदले बदले अंदाज मुझे तुम्हारी तरफ मायल कर रहे हैं। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई तो? वो उसके करीब खड़ा सवाल कर रहा था। मोहब्बत इस तरह यूं ही बैठे बिठाए नहीं हो जाती जनाब। और अगर आपको मुझसे मोहब्बत हो भी गई तो शुक्र मनाएंगे, क्योंकि आपको किसी और से मोहब्बत तो अब मैं करने नहीं दूंगी। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो मायरा खान है। मायरा वारिक इब्राहिम है। सिर्फ तुम पर ही नहीं, तुम्हारे नाम पर भी अब मेरा हक है, और मैं अपना कोई हक नहीं छोड़ता। इस बात का अंदाजा तो लगा ही चुकी हो। वो एक झटके से उसे अपने करीब करते हुए उसकी कमर में हाथ डालता उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज में बोला। अब आप हमें लेट कर रहे हैं। उसकी गर्म सांसों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए वो जरा सा हिचकिचाई थी। लेट मैं नहीं कर रहा, तुम्हारी अदाएं हैं जो मुझे कहीं का नहीं छोड़ रही। उसने अचानक अपना अंगूठा उसके होठों पर रखा तो उसे उसके इरादे नेक ना लगे। वारिक, बच्चे गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं, उसने याद दिलाया था, जबकि वारिक की निगाहें किसी और तरफ इशारा कर रही थी। वो अब उससे कुछ और कहती कि अचानक ही वो उसके होठों को अपने होठों की कैद में ले गया। वो बहुत नरमी से उसके होठों की नरमाहट को महसूस कर रहा था जब उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पास है। उसने एक झटके से उसे छोड़ा था जब थोड़े ही फासले पर खड़ी सदफ शर्मिंदा से आगे पीछे देखने लगी। वारिक, आपसे कितनी दफा कहा है ये सारी हरकतें बेडरूम में किया करें, लेकिन नहीं, आपको तो बस मौका चाहिए होता है। वो अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए सदफ को आग लगाने का मौका छोड़ नहीं सकती थी, इसीलिए तेजी से कहती सीढ़ियों से नीचे उतर गई, जबकि सदफ भी उसे देखे बिना तेजी से उसके करीब से निकलती नीचे की तरफ चली गई थी। वो अपने बालों में हाथ फेरता अच्छा खासा शर्मिंदा होकर रह गया था। मैंने बोला था ये लड़की मुझे बिगाड़ देगी, अब तो इस लड़की ने मुझे बेबाक और बेशर्म भी कर दिया। क्या होता जा रहा है मुझे? वारिक तो सच में बहुत बेशर्म होता जा रहा है, बहुत बेशर्म। वो खुद को कोसता जल्दी से सीढ़ियां उतरता नीचे की तरफ आया था। ये कॉम्प्लिकेशन भी हमारे साथ जाएगी क्या? उसने अहमद को देखते हुए पूछा था। कॉम्प्लिकेशन कौन? अहमद ने ना समझते हुए पूछा जब छोटू ने जोर से सर पर हाथ मारा। सदफ बाजी, और कौन? ये तो विलेन है हमारी कहानी की। तुम्हें नहीं पता, जो विलेन होता है उसको कॉम्प्लिकेशन कहा जाता है। स्टूपिड।
उसने सुबह मायरा की बताई हुई बात दोहराई थी जो मायरा ने सदफ के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया था। उसका मतलब सुबह छोटू भी पूछ चुका था, जिस पर उसने कह दिया था कि जो जिंदगी का विलेन होता है उसे कॉम्प्लिकेशन कहा जाता है। अच्छा, हाँ भाभी जान, ये सचमुच में विलेन है। हर वक्त हमें डांटती रहती हैं। हम इन्हें अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे, अहमद ने उसे देखते हुए कहा था, जबकि सदफ आगे बढ़ते हुए फ्रंट डोर के हैंडल पर अपना हाथ रख चुकी थी। कोशिश भी मत करना। इससे पहले कि वो दरवाजा खोलती, मायरा ने अचानक ही उसके हाथ पर हाथ रखते उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया था। अंदाज में वाज़ेह चैलेंज था। मुझे पीछे नहीं बैठना, मुझे चक्कर आते हैं, वो गुस्से से बोली, और मुझे वॉमिटिंग आती है अपने शौहर को किसी और के साथ बैठे देखकर, और घबराहट में मेरा दिमाग भी खराब हो जाता है। मायरा उसका बाजू पकड़कर उसे पीछे कर चुकी थी। तुम लोग अभी तक बाहर खड़े हो, चलने का इरादा नहीं है क्या? वो ड्राइविंग सीट संभालते हुए बोला तो उसने अगले लम्हे फ्रंट डोर ओपन कर अपनी जगह बना ली थी। अहमद और छोटू फौरन गाड़ी पर सवार हुए थे, और ना चाहते हुए भी सदफ को पीछे बैठना पड़ा। उसने आहिस्ता से दरवाजे का लॉक खोला तो वो उसे सोफे पर टीवी के सामने बैठी नजर आई। वो यकीनन उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने आगे बढ़कर देखा तो उसका सर सोफे की बैक से लगा था, और वो खुद आहिस्ता आहिस्ता नींद में उतरती चली जा रही थी। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है जान, मेरा इंतजार मत किया करो, सो जाया करो। वो उसके पास बैठे हुए आहिस्ता से उसे अपने साथ लगा चुका था जो आधे से ज्यादा नींद में थी। आपने खाना खाया? वो उसके कंधे पर सर रखकर आंखें यूं ही बंद किए हुए बोली। वो उसके होठों को चूमता हुआ मुस्कुरा उठा था। हाँ मेरी जान, मैंने खाना खा लिया था। वो उसके गिर्द हिसार बांधता उसे अपने मजीद करीब कर चुका था, जबकि खुद वो रिलैक्स होकर बैठता न्यूज चैनल लगा चुका था। मुझे लगा शायद आपने खाना ना खाया हो, इसीलिए इंतजार कर रही थी। अगर आप थोड़ी देर ना आते तो मैं गहरी नींद में चली जाती। वो उसकी बाहों में आंखें बंद किए आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी। यकीनन उस वक्त उसका नींद से बुरा हाल हो रहा था, जब अचानक ही उसकी नजर टीवी पर पड़ी थी। चैनल पर चलने वाली खबर ने उसके दिमाग को हिलाकर रख दिया था। मशहूर फिल्म डायरेक्टर रोज जैक्सन का अफेयर इसी के असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ। बड़ी हेडलाइंस में चलने वाली इस न्यूज ने उसे एक झटका दिया था। उसे मुसलसल टीवी की तरफ देखते पाकर उसने एक नजर टीवी की तरफ देखना चाहा था जब अचानक स्क्रीन ब्लैक हो गई। क्या हुआ? आप तो न्यूज सुनने वाले थे ना? उसके अचानक टीवी बंद करने पर वो उसे देखकर पूछने लगी। वो रोज रात की हेडलाइंस सुनता था। नहीं, इस वक्त रोमांस का मूड हो रहा है। वो अचानक उसे अपनी बाहों में उठाता बेडरूम की तरफ जाने लगा तो वो मुस्कुराकर उसके गिर्द अपना हिसार बना गई। ताशफीन आपको छुट्टी कब होगी? वो अपनी शर्ट उतारते हुए वही सोफे पर फेंक चुका था, जबकि उसे उसने लाकर बेड पर लिटाया था। अभी तो मुमकिन नहीं है। तुम क्यों पूछ रही हो? वो उसके साथ लेटे हुए उसे अपनी बाहों में कैद करने लगा। मुझे घूमने जाना है आपके साथ। अब जब आपको छुट्टी होगी ना तो हम दोनों घूमने जाएंगे, पूरा दिन एक साथ गुजारेंगे। वो फरमाइशी अंदाज में उसके गले में बाहें डालते हुए बोली। कल चलेंगे जाने मन, जहाँ तुम कहोगी वहाँ चलेंगे। तुम्हारे लिए मैं हर वक्त फ्री हूँ। तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए मुझे किसी छुट्टी का इंतजार करने की जरूरत नहीं। वो उसके होठों को चूमते हुए उसे अपनी बाहों में कैद करता अपनी शिद्दतों से महकाने लगा था, जबकि वो उसकी रजामंदी पर खुश हो गई थी। वो उसके साथ वक्त गुजारना चाहती थी, सारा दिन उसके साथ रहना चाहती थी, और ताशफीन उसके लिए वक्त निकालने को तैयार था। आज ज़ैनब के रिश्ते के सिलसिले में कुछ लोग आए थे। रिश्ता तो बचपन से ही तय हो चुका था, अब सिर्फ शादी की रस्मात अदा होनी थी। उसका कोई इरादा ना था बाहर जाने का, लेकिन बाहर अपने ताया की आवाज़ सुनकर उसे अजीब सा महसूस हुआ था। वो मजबूर होकर दरवाजे तक आई थी कि ज़ैनब के रिश्ते के लिए कौन आया है, लेकिन बाहर बैठे इरफान को देखकर उसे अच्छा खासा झटका लगा था। तो उसकी नंद से शादी करने के लिए इरफान यहाँ आया था, यानी इरफान शादी करने वाला था, वो भी उसी की नंद के साथ। ये तो वो जानती थी कि ज़ैनब की शादी खानदान में ही कहीं है, लेकिन किसके साथ उसने कभी जानने की कोशिश ना की थी।
अब समझ में आया था कि ज़ैनब की शादी बाबा के कज़न के बेटे के साथ है, जिसके साथ वो आज से नहीं बल्कि ना जाने कितने सालों से मोहब्बत करती है। और इरफान भी तो उससे मोहब्बत करता था। इब्राहिम से शादी के बावजूद भी वो इरफान को अपने दिल से निकाल नहीं पाई थी। बेशक उसने दौलत की खातिर इरफान को छोड़ दिया था। उसे अपने बाबा की दौलत के साथ एक शानदार जिंदगी चाहिए थी, ना कि इरफान के साथ वो सड़कों पर अपनी जिंदगी बर्बाद करती। लेकिन आज इरफान को यहाँ देखकर उसके दिल में उसकी 1.5 साल से सोई हुई मोहब्बत जाग आई थी। यकीन नहीं आ रहा था कि इरफान उसको छोड़कर किसी और के साथ शादी का ख्याल भी अपने दिल में ला सकता है। वो तो उसके लिए मर मिटने को तैयार था। जिस दिन उसका निकाह था उस दिन वो कैसे रो रहा था। कह रहा था कि मैं अपने माँ बाप से लड़ूंगा तुम्हारे लिए, तुम प्लीज शादी मत करो। और उसने साफ अल्फाज में कहा था कि तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है इरफान, और मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। लेकिन तब उसको बिल्कुल भी अंदाजा ना था कि इब्राहिम सारी जिंदगी के लिए उसे पाकिस्तान में ही रखने वाला है। अगर उसे पता होता कि वो कभी न्यूयॉर्क नहीं जा पाएगी तो कभी भी इरफान को छोड़ने की गलती ना करती। लेकिन अब क्या हो सकता था। भला बाहर मुबारकबाद का शोर उठना शुरू हो चुका था। उनका इसी जुमे के दिन निकाह तय पा चुका था। उसने बाहर निकलने की गलती ना की थी, लेकिन दिल में गुस्सा और जलन उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। इरफान उसकी जगह किसी और को दे रहा था। वो किसी से शादी कर रहा था और अब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा था, और ये चीज वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उससे मोहब्बत का दावा करने वाला कैसे उसकी नंद से शादी कर सकता है। अगर वो खुश नहीं थी तो इरफान खुश कैसे रह सकता था। बच्चों की पार्क में खेलने की जिद ने उन्हें थोड़ी देर पार्क आने पर मजबूर कर दिया था, इसीलिए वो उन दोनों को इस रोड से नहीं ले जाता था, क्योंकि यहाँ पर उनके फरमाइशी ड्रामे शुरू हो जाया करते थे, जिस तरह उस वक्त हुए थे। और यहाँ पर तो उनका बस एक ही सहारा था, उनकी भाभी जान। अब वो उससे नहीं बल्कि अपनी भाभी जान से ज्यादा लगाव रखते थे, और उनकी भाभी जान उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती। और यहाँ सबसे ज्यादा मसला तो ये था कि सदफ ने कह दिया था कि हम आइसक्रीम खाकर जल्दी वापस घर चले जाएंगे, पार्क में जाने का वक्त नहीं है। फिर क्या मायरा जिद ठान कर उठ गई। उसने कह दिया कि हम यहाँ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने आए हैं, सिर्फ आइसक्रीम खाने के लिए नहीं। अगर आइसक्रीम खानी होती तो वो तो घर पर लाकर खा सकते थे, इसलिए हम एंजॉय करके वापस जाएंगे। और इस बात पर ना चाहते हुए भी वारिक को पार्क के बाहर गाड़ी रोकनी पड़ी। उसने वारिक को कहा था पार्क चलने के लिए, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। वो बच्चों के किसी भी खेल में शामिल नहीं होना चाहता था, जबकि उसकी गाड़ी में बैठने की वजह से सदफ भी गाड़ी में बैठ गई थी। अब वो लैला मजनू को अकेला छोड़ देती, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। उस वक्त भी वो सामने अहमद और छोटू को एंजॉय करते देख अपने दिल को बड़ी मुश्किल से संभाले बैठी थी। दिल तो कर रहा था खुद भी निकल जाए और एक बार फिर से अपने बचपन की यादों को ताज़ा कर ले, लेकिन उसका एक खड़ूस शौहर जरूरत से ज्यादा खड़ूस था, इसलिए वो मुंह बनाकर बैठी हुई थी। मुझे उस झूले पर बैठना है। उसने पार्क में लगे बड़े से झूले की तरफ इशारा किया था। हाँ तो जाओ, मैंने कब रोका है तुम्हें। उसने मजीद चंद औरतों को वहां बैठे देखकर उससे कहा था। आपने रोका नहीं है, लेकिन साथ चलने की ऑफर भी तो नहीं की। मुझे झूला कौन झुलाएगा, मुझे झूला झूलना नहीं आता, आप तो जानते ही हैं ना। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो इस सिचुएशन से पहले भी गुजर चुके हों। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें जिंदगी भर झूले ही तो देते आया हूँ। जाओ जाकर अहमद को कह दो, वो झूला देगा। अहमद अपना खेल एंजॉय कर रहा है, अब अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि वो अपना खेल छोड़कर अपनी भाभी को आकर झूला झुलाए। और मुझे इस तरह के फजूल कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो इनकार करते हुए कहने लगा तो उसने फिर से मुंह बनाया, जबकि सदफ बहुत खुश हो रही थी उसके बार बार इनकार करने पर। सोच लीजिए, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अहमद और छोटू के कमरे में सो जाऊंगी। वो उसे घूरते हुए बेहद कम आवाज में बोली थी। सदफ चाहकर भी उनकी इस बात को समझ ना सकी थी, जबकि उसकी धमकी पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।
और इस धमकी के पीछे की वजह ये जानना था कि उसका उसके कमरे से जाने से वारिक को कोई फर्क पड़ता है या नहीं। अगर तुमने ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी की ना तो मैं बिल्कुल भी प्यार से पेश नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ, उसने भी काफी कम आवाज में कहा था, जबकि वो कंधे उचकाते गाड़ी से निकल गई थी। गुजारे वक्त अपनी जानू के साथ, बीवी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी पत्थर के साथ सर फोड़ रही हूँ। अगर यहाँ मेरी जगह ये कॉम्प्लिकेशन होती तो एक सेकंड ना लगाते गाड़ी से निकलने में, वो गुस्से से कहते आगे बढ़ रही थी जब अचानक गाड़ी का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो वो गाड़ी से बाहर खड़ा सदफ से कुछ कह रहा था। अब पता नहीं ये लैला मजनू कौन सी बातें कर रहे थे। वो बेजारी से झूले पर बैठी थी, जबकि वो अपना मोबाइल फोन अपनी कमीज की जेब में डालते हुए उसी की तरफ आ रहा था। चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट थी। वो सच में किसी हीरो से कम नहीं लगता था। उसका दिल चुपके चुपके एतराफ कर रहा था, लेकिन उसे अपने दिल को डपट कर खामोश कराना आता था। सिर्फ 10 मिनट, इससे ज्यादा ये फजूल काम मैं नहीं करने वाला। वो उस झूले को पकड़ते हुए बोला तो मायरा के चेहरे पर बच्चों सी खुशी आ गई थी। पहले तो वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि वो सचमुच में सदफ को छोड़कर उसके पास आया है, उसकी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसके झूले को हिलाते हुए यकीन दिला चुका था। जबकि अहमद तेजी से उनके पास आता हुआ छोटू के फोन पर वीडियो बनाने लगा था। अहमद ये क्या कर रहे हो? उसने घूरा था उसे। आपको वो काम करते देखकर वीडियो बना रहा हूँ जो आपने पहले कभी भी नहीं किया। भाभी आप बहुत लकी हो, क्योंकि भाई इस तरह की फरमाइश किसी की भी पूरी नहीं करते। वो खुश होते हुए उसे बता रहा था, जबकि उसकी बात सुनकर वो जरा सा शर्माए भी, जिस पर वारिक के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। लेकिन यही मुस्कुराहट किसी के दिल पर बिजलियां गिरा रही थी, बल्कि किसी के दिल पर छुरियां चला रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उनके चेहरों से ये खुशियां नोचकर फेंक दे। उसने तेजी से अंदर आते हुए अपने टैब को उसके टेबल पर पटका था। रोज हैरानगी से उसका ये अंदाज देख रही थी, क्योंकि इतने गुस्से में उसने पहले ताशफीन को कभी भी नहीं देखा था। ये देखिए आप, तमाशा। ये सारा तमाशा उस क्रिस्टन को ये बताने की वजह से हुआ है कि आपका मेरे साथ अफेयर चल रहा है। कितने आर्टिकल चल रहे हैं, हर न्यूज़ चैनल पर ये खबर है। यहाँ तक कि सुबह के न्यूज़पेपर में भी ये खबर छप चुकी है। आप जानते हैं ये सब कुछ मेरी जिंदगी को डिस्टर्ब कर सकता है। मुझे एक पल को सुकून नहीं मिल रहा। रोज देखिए इन लोगों ने लिखा क्या हुआ है। इतनी अजीब बातें, इतना फजूल आर्टिकल है ये। वो एक और आर्टिकल टैब से खोलते हुए उसके सामने करके बोला, रिलैक्स रिलैक्स ताशफीन, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं ये सब कुछ बंद करा रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे इस सब के बारे में पता चला है। ये न्यूज़ अभी से नहीं बल्कि रात से टीवी पर चल रही है। और ये सब कुछ क्या है ये सोचकर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सब मैं क्लियर करा दूंगी। प्लीज तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। थोड़ी देर में शूटिंग स्टार्ट करते हैं। वो उसका हाथ थामे हुए उसे यकीन दिलाते उसकी टेंशन कम करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ताशफीन तो सुबह से इन सब खबरों में अच्छा खासा उलझकर रह गया था। मुझे कुछ नहीं पता, ये सब कुछ बंद कराएं अभी और इसी वक्त। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये सारी चीजें मेरे लिए नाकाबिले कबूल हैं। जिंदगी डिस्टर्ब हो सकती है इससे। मेरे घर में ये बात गई तो आप जानती हैं कि मेरे लिए कितना बड़ा मसला बन सकता है। मैं समझ सकती हूँ ताशफीन, पहले रिलैक्स हो जाओ। मैं इस आर्टिकल के राइटर से राब्ता कर चुकी हूँ। वो ये आर्टिकल हटाने के लिए तैयार है, और न्यूज़ में भी मैं काफ़ी सारी न्यूज़ को हटा चुकी हूँ। तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। तुम्हारा नाम कहीं पर भी नहीं आ रहा। यकीन मानो, वो लोग तुम्हारा नाम नहीं जानते थे जिसने ये आर्टिकल लिखा है या जो ये न्यूज़ पर आ रही हैं। सबको यही पता है कि मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ मेरा अफेयर चल रहा है। यकीन करो, तुम्हारा नाम कहीं पर नहीं आया। वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो इतना तो समझ चुकी थी कि उसकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है कि ऐसी बातें बर्दाश्त कर सके। शायद उसके पेरेंट्स उसे इस तरह के मामलों से दूर रखना चाहते होंगे।
और वैसे भी उसकी माँ बीमार है, उसे मजीद टेंशन नहीं देनी चाहिए। इसीलिए रोज ने सोचा था कि वो सब कुछ ताशफीन को बताए बगैर ही हल कर लेगी। लेकिन वो सब कुछ जान चुका था, क्योंकि वो भी इसी दुनिया में ही रहता था। मैं आज काम नहीं कर सकता, मुझे घर जाना है, इन सब चीजों से ब्रेक चाहता हूँ, वो कहकर अपने हाथ उठाता कमरे से निकल गया था, जबकि वो सिर्फ हाँ में सर हिलाकर रह गई। ये बहुत बेहतर था कि वो इन सब चीजों से हटकर थोड़ा रिलैक्स हो जाए। तब तक वो इन सब चीजों को मीडिया से हटाने का इंतजाम करने लगी थी। ये क्या बात हुई? रात को मुझे कह रहे थे कि तुम सुबह कॉलेज मत जाना, और अब खुद पता नहीं कहाँ चले गए हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि हम दोनों घूमने जाएंगे और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे, और सुबह होते ही काम पर चले गए। वो नाराज नाराज सी पूरे घर में घूम रही थी। अभी रात ताशफीन कुर्बत के लिम्हात में उससे वादा कर चुका था कि वो आज का सारा दिन उसके साथ गुजारेगा, पूरा दिन उसे घुमाएगा, फिर आएगा, शॉपिंग कराएगा, और फिर वो दोनों कहीं घूमने के लिए जाएंगे, और फिर कैंडल लाइट डिनर के बाद उसके साथ बाइक पर लॉन्ग ड्राइव पर भी जाएंगे। लेकिन यहाँ सुबह उठते ही वो कहीं चला गया। उसके चक्कर में उसने रात को ही ऑनलाइन एप्लीकेशन अपने कॉलेज टीचर को सेंड कर दी थी, जो एक्सेप्ट भी हो गई थी, वरना वो कॉलेज ही चली जाती। आए ना अब शाम को, मैं बात नहीं करूंगी उनसे। वो नाराज नाराज सी किचन में आकर अपने लिए नाश्ता बनाने लगी। ताशफीन से तो उसकी नाराजगी पक्की थी। जाने मन तुम जागी या नहीं। वो दरवाजे का लॉक खोलते हुए किचन की तरफ देखे बिना रूम में जाने लगा था। हाय, आप आ गए, मुझे लगा आप काम पर चले गए। वो खुशी से चहकती किचन से निकलती भागती हुई उसके पास आई थी। हाँ, तो काम पर ही गया था ना। काम पर नहीं जाऊंगा तो छुट्टी कैसे लूंगा, अपनी प्यारी सी जानू के साथ पूरा दिन गुजारने के लिए। चलो अब जल्दी से अपनी तैयारी करो, हम अभी निकलते हैं। वो उसके दोनों डिंपल्स पर बारी बारी लब रखते हुए उसे खुश करके बोला। अरे पहले नाश्ता तो कर लें, फिर आराम से निकलेंगे ना। वो सचमुच में आसमानों में उड़ रही थी। नहीं, हम आज नाश्ता भी बाहर करेंगे, क्योंकि अब इससे ज्यादा घर में रहा और तुम्हारा ये गुलाब की तरह खिलता रूप मेरे सामने रहा तो फिर बाहर घूमने फिरने के बजाय मैं छुट्टी को बेडरूम में गुजारना पसंद करूंगा, जो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तुम्हारे हक में बेहतर यही है कि जल्दी से तैयारी करो, हम सारे काम बाहर करेंगे। उसने घर में रहने के नुकसानात बताते हुए उससे कहा तो वो फौरन अलर्ट हुई थी, जबकि वो अपने मोबाइल पर आने वाले रोज के मैसेजेस को देखने लगा था। वो हर मैसेज में उससे माफी मांग रही थी और बार बार यही कह रही थी कि तुम टेंशन मत लो, मैं इन सारी चीजों को हटा दूंगी, तुम परेशान मत हो, तुम आराम करो, मैं हर चीज हैंडल कर लूंगी। परेशान तो वो रात से ही था जब से उसने टीवी पर चलने वाली इस खबर की हेडलाइन पढ़ी थी। उसका दिमाग पूरी तरह से घूमकर रह गया था। इस तरह की कोई खबर उसकी शादीशुदा जिंदगी पर भी बुरा असर डाल सकती थी। और अब तनावुश से मोहब्बत के जिस मुकाम पर वो खड़ा था, वहां वो शक जैसी फजूल चीज अपने और तनावुश के बीच में लाने का सोच भी नहीं सकता था। तनावुश के साथ उसकी मोहब्बत की कोई इंतहा ना थी। वो उसे कितना चाहने लगा था कि वो खुद भी नहीं जानता था। और वो जानता था इस तरह की कोई भी फजूल खबर उनके रिश्ते पर बहुत बुरा असर डाल सकती थी। वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत दूर रखना चाहता था। वो तनावुश को इन सब चीजों में पड़ने नहीं दे सकता था। इसीलिए उसने इन सब चीजों की जिम्मेदारी रोज पर डाल दी थी, और उसे यकीन था वो इन सब चीजों को बेहतर हल कर सकती है। निकाह बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत खुशी हो रही है तुम्हें इतने वक्त के बाद देखकर। निकाह के फौरन बाद जब वो बाहर आकर बैठा, उसे यहाँ ज़ैनब की सहेलियां बिठाकर गई थी कि सामने ज़ाइना आ गई। लेकिन इरफान ने ज्यादा रिस्पॉन्स ना दिया। शायद वो पहले से ही जानता था कि ये ज़ाइना का घर है और ज़ैनब उसकी नंद है। जी, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आपको इतने वक्त के बाद देखकर। आपका बेटा बहुत प्यारा है, मैं मिला हूँ उससे। वो तकल्लुफ की दीवार गिराए बगैर उसे देखकर बोला था। यकीन नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी तुम आगे बढ़ गए। मुझसे मोहब्बत के दावे करते थे, और मेरा इंतजार तक ना किया तुमने। वो शिकवा करने लग गई थी। तुम कोई उम्मीद देकर जाती तो मैं तुम्हारा इंतजार जरूर करता।
लेकिन तुम तो दौलत व जायदाद के लिए गई थी ना। खुश रहो, यकीनन तुम्हारे बाप की दौलत तुम्हें मिल गई होगी। मेरी मोहब्बत पर तुमने इस जायदाद को फौकियत दी थी, तो अब इस जायदाद के साथ तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां मुबारक हों। खुश रहो ज़ाइना अपनी जिंदगी में अपने शौहर और बच्चे के साथ। वो बहुत अच्छे हैं, मैं मिला हूँ उनसे। यकीन करो मैं ना तो पहले कभी तुम्हारी जिंदगी में आया हूँ और ना ही कभी आगे आऊंगा। मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ अपने रिश्ते के साथ। मैं इस निकाह से खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ करता हूँ कि तुम भी खुश रहो हमेशा। हम दोनों में जो भी रिश्ता था उसे भूल जाओ। हाँ, मुझे तुमसे कभी मोहब्बत थी, लेकिन अब इस मोहब्बत को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वो उसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि ज़ाइना तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि ये वही शख्स है जो उसकी मोहब्बत का दम भरता था। जबकि दरवाजे पर खड़ी ज़ैनब भी यकीन नहीं कर पा रही थी, जिसकी सहेलियों ने शरारत से इरफान को यहाँ भेजा था, ताकि वो दोनों अकेले में मुलाकात करा सकें। उसमें हिम्मत ही ना रही आगे बढ़ने की। वो ना तो अपनी भाभी को कुछ कहने के काबिल थी, और ना ही अपने शौहर को। वो जिन कदमों से आई गई थी उन्हीं के साथ वापस आ गई, लेकिन हारे हुए खाली हाथ। उसे लगा उसकी दुनिया शुरू होने से पहले खत्म हो चुकी है, जैसे वो बसने से पहले उजड़ गई है। आज उसे समझ में आ रहा था कि 1.5 साल से उसका भाई क्यों पत्थर पर सर मार रहा था। वो हर मुमकिन कोशिश करता था ज़ाइना को खुश रखने की, लेकिन वो क्यों उसके साथ खुश नहीं थी? क्योंकि उसके दिल में कभी इब्राहिम था ही नहीं। वो अपने दिल के दरो दीवार पर किसी और को हाकिम बनाकर बैठी थी। वो अपने कमरे में आती बेड पर बैठी फूट फूट कर रोने लगी, जबकि 1.5 साल का वारिक उसे हैरानगी से देख रहा था, जिसे थोड़ी देर पहले वो खुद ही ताशफीन के पास बिठाकर गई थी क्योंकि वो सो रहा था। फुप्पो आपको किसने मारा? ब्रैकेट फुप्पो आपको किसने मारा? वारिक उसके करीब आते हुए उससे पूछने लगा, जबकि ज़ैनब नफी में सर हिलाते उसी के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वो किसे बताती कि उसके दिल की दुनिया लुट चुकी है? किसे बताती कि वो बसने से पहले उजड़ चुकी है? इन लोगों को आइसक्रीम खिलाने के बाद अब वापस घर चलने की तैयारी कर रहा था। नहीं, घर नहीं जाना, लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, छोटू ने कहा। छोटू, लॉन्ग ड्राइव पर गर्लफ्रेंड के साथ जाया जाता है या फिर अपनी लाइफ पार्टनर के साथ? उसने उसे देखते हुए इन्फॉर्म किया था। हाँ, तो आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना। वो फौरन पीछे से उसकी गर्दन में बाहें डालते हुए कहने लगा। ओए पीछे हट मेरी बीवी से, वारिक ने घूरते हुए कहा था। क्यों दूर रहूं? ये आपकी बीवी ही नहीं मेरी भाभी जान भी हैं। वो मजीद उसके पास होते हुए बोला। जी हाँ, और अब आप हमें लॉन्ग ड्राइव लेकर चलें। वो उसे देखते हुए मुस्कुराकर बोली थी। मैं क्या तुम लोगों का ड्राइवर हूँ जो मैं तुम लोगों को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलूं? वो उन दोनों को मजीद घूरते हुए बोला, जबकि छोटू अब आगे मायरा की गोद में आ चुका था। मुझे तो आप मेरे भाई लगते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ड्राइवर हैं तो फिर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो ड्राइवर लेकर चलो हम लोगों को ड्राइव पर। छोटू ने बड़े नाज से फौरन जवाब दिया था, जबकि मायरा खिलखिलाकर हंसी थी। छोटू ज्यादा लंबी जबान का मुजाहरा मत कर, मैं काट दूंगा, उसने धमकी दी थी। खबरदार जो मेरे बच्चे को कुछ भी ऐसा वैसा बोला। हर वक्त आप इन दोनों को डांटते क्यों रहते हैं? वो छोटू को अपनी बाहों में भरते हुए उसे घूर कर बोली थी। भाभी जान ये तो कुछ भी नहीं, आपके आने से पहले तो ये हमें मारा भी करते थे। अब आपको क्या क्या बताऊं कि हम पर क्या क्या सितम हुए। अहमद ने फौरन आगे की तरफ झांककर उससे शिकायत की थी। अल्लाह अल्लाह, मैं भी कहूँ इन बच्चों का मुंह इतना सा क्यों निकल आया है? मार खाकर क्या हालत हो गई है बेचारों की। आपको इन दोनों पर तरस नहीं आता था? उन दोनों ने अपनी शक्ल मजीद मासूम बनाई थी। वारिक अब चले ना, कितनी देर एक ही जगह पर रुकना है? हमने सदफ जो अकताए हुए उन लोगों की बातें सुन रही थी, वारिक को मुखातब करते हुए बोली। हाँ सदफ, बस हम निकल रहे हैं। तुम्हें मैं घर छोड़ता हूँ और फिर इन लोगों को लेकर जाता हूँ लॉन्ग ड्राइव पर। तुम भी हमारी वजह से डिस्टर्ब हो रही हो। पार्किंग से गाड़ी स्टार्ट करते हुए वारिक ने सदफ से कहा था, जबकि उसकी बात सुनकर सदफ हैरान रह गई थी। वो इतनी रात को इन लोगों को फिर से घुमाने लेकर जाने वाला था।
जबकि मायरा तो उसे घूर कर रह गई थी। मतलब कि उसे सदफ की इतनी फिक्र थी कि वो उसके डिस्टर्ब होने के ख्याल से पहले उसे घर छोड़ने जाने वाला था और फिर उनके साथ बाहर आने वाला था। खैर जो भी था, उस सदफ के साय को भी अपनी लॉन्ग ड्राइव पर नहीं पड़ने देना चाह रही थी। अच्छा ही था कि वो उसे घर छोड़ देगा। नहीं वारिक, मेरा मतलब ये थोड़ी था। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी कि हम कितना वक्त यहाँ पर रहेंगे। उसे भी अब इतनी रात गए कहीं जाना सेफ भी नहीं है। आप इन लोगों को सुबह घुमाने ले जाएगा। मैं साथ हूँ इन लोगों के, तो फिर सेफ्टी का भला कोई मसला हो सकता है। वो सदफ को देखते हुए बोला तो उसने फौरन नफी में सर हिलाया। ठीक, अगर आपका अभी मूड हो रहा है तो वैसे भी घर जाते हो तो काफी वक्त लग जाएगा। नहीं सदफ बाजी, आपको नींद आ रही है। वैसे भी आपके हिसाब से तो बहुत टाइम हो चुका है, तो आपको ना घर जाकर आराम करना चाहिए। उसने सदफ की तरफ देखते हुए कहा था। ठीक है, अब रहने दो। वो चलने के लिए तैयार है तो चलते हैं। और वैसे भी घर जाकर वापस आने में अच्छा खासा वक्त लग जाएगा, तो बेहतर 1 घंटे में हम लोग घर जाएंगे। हो सकता है जब तक कि खदीजा बाजी मेरी फाइल ढूंढ ले। उसने गाड़ी की स्पीड तेज रखते हुए कहा तो वो कंधे उचका गई। जबकि सदफ फाइल का सुनकर परेशान हुई थी। उसे अब तक फाइल नहीं मिली थी। यकीनन वो बहुत अहम थी जिसे वो ढूंढ रहा था। मुझे समझ नहीं आता बेचारी खदीजा बाजी का क्या कसूर है जो हर वक्त उसे डांटते रहते हैं या किसी ना किसी काम पर लगाकर रखते हैं। मुझे उन पर तरस आता है। उसने खदीजा को याद करते हुए कहा, जबकि वो बिना कुछ बोले अपनी ड्राइविंग पर फोकस करता रहा। जी तो जाने मन, कैसी लगी आपको ये खूबसूरत जगह? वैसे इसकी खूबसूरती को देखते हुए मैं दावे से कह सकता हूँ कि तुम्हें ये बहुत पसंद आई है, क्योंकि मुझे ये जगह बहुत पसंद है। और जो मुझे पसंद है वो तुम्हें पसंद होगा। वो बड़े मजे से बोल रहा था, जबकि तनावुश खुलकर मुस्कुराई थी। यही तो बात थी जो वो कह रहा था। उसे ये जगह बेइंतहा पसंद आई थी। उसने कभी जिंदगी में ऐसी खूबसूरत जगह नहीं देखी थी। वो बहुत बड़ा पहाड़ था जिसके चारों तरफ से रास्ता बनाया गया था, और फिर वहीं पर बहता साफ शफाफ पानी का खूबसूरत झरना जो उसकी खूबसूरती में कई गुना इजाफा कर रहा था। उसके तो वहमो गुमान में भी ना था कि न्यूयॉर्क में उसे ऐसी खूबसूरती देखने को मिलेगी। शायद इसीलिए तो उसकी खुशी में भी इजाफा हो चुका था। ताशफीन, ये बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मंजर मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। कभी सोचा नहीं था कि यहाँ मुझे ऐसी कोई जगह देखने को मिलेगी। सच्ची बताऊं, आज आपने मेरा दिन बना दिया। मैं यही सोच रही थी कि हम कहाँ जाएंगे घूमने के लिए, कि न्यूयॉर्क में तो कोई भी इतनी खूबसूरत जगह है नहीं जिसे देखकर दिल खुश हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा। वो देखिए, वो कितना खूबसूरत है। वहाँ नीचे चलें। उसने नीचे बहते झरने की तरफ इशारा किया तो वो मुस्कुराते हुए उसे रास्ता दे चुका था, जबकि वो खुशी खुशी आगे कदम उठाने लगी। जबकि उसके हंसते खिलखिलाते चेहरे को देखकर वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे आ रहा था। वो खुश थी, और यही तो चाहता था कि वो उसे खुश रखे। वो चाहता था कि उसके चेहरे की ये खुशी हमेशा ऐसे ही रहे। वो चाहता था कि वो हमेशा यूं ही उसके नाम पर मुस्कुराती रहे, उसके लिए मुस्कुराती रहे। ये ना तस्वीर बनाए मेरी। वो अपना फोन उसके सामने करते हुए बोली तो वो मुस्कुरा कर उसका फोन थामता उसकी तस्वीरें बनाने लगा था। अपनी ही खुशी में उसके सामने कई पोज बना चुकी थी, जबकि कोई और भी था जो उनकी वीडियो बना रहा था। और फिर उसने अपनी शातिराना मुस्कुराहट के साथ उस वीडियो को किसी के नंबर पर शेयर भी कर दिया था। ये वाला पोज नाइटी पहनकर रात को बेडरूम में बनाना। कसम से इतनी तारीफ करूंगा कि सारी जिंदगी के लिए तारीफ काफी होगी। वो शरारत से बोला था, जबकि वो उसे घूर कर रह गई। आप बहुत बेशर्म हैं। आराम से मेरी तस्वीरें बनाए वरना अच्छा नहीं होगा। उसने एक बेजान से धमकी दी थी, जिस पर वो खुलकर हंसा था। नो डार्लिंग, अगर कुछ अच्छा नहीं होगा तो वो तुम्हारे लिए होगा। मैं तो फुल एंजॉय करता हूँ। ये बात अलग है कि मेरी शिद्दतें सहते हुए तुम मेरी ही पनाहों में राह फरार ढूंढने लगती हो, जो तुम्हें मिलेगी नहीं, और फिर थककर हार कर तुम्हें खुद को मेरे सामने सरेंडर करना पड़ेगा। ये कोई नई बात थोड़ी है।
पिछले 2.5 महीनों से तुम्हारे ये वना वाले रूप में देख चुका हूँ। वो अब भी बाज न आया था। आप बहुत बुरे हैं ताशफीन। मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। बस चुप्पी से आप मेरी तस्वीरें बनाएं। वो गुस्सा होने लगी थी या शायद शर्माकर घबराने लगी थी। जाने मन, ये तो कुछ भी नहीं। अभी तो मैं तुम्हें रात को बताऊंगा कि मैं कितना बुरा हूँ। और फिर तुम मुझे बुरा बुरा कहते मेरी बाहों में सिमटकर मेरे सीने से लग जाओगी। आह हा, वो सुकून। वो आह भरते हुए उसे मजीद छेड़ रहा था। मुझे तस्वीरें ही नहीं बनानी, बस रहिए आप। वो नाराज होते हुए आगे बढ़ गई। अच्छा बाबा, सॉरी, अब मैं कुछ नहीं कहता। चलो ठीक से खड़ी हो जाओ, मैं बना रहा हूँ तुम्हारी तस्वीर। वो कान पकड़ता उसे बहलाते हुए बोला, जबकि उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो चुका था। मैं बता रही हूँ, अब आपने ऐसी कोई भी बात की ना तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से अकेली घर वापस। उसने धमकी दी थी। अरे नहीं नहीं जाने मन, ऐसा जुल्म मत करना। कसम से तुम्हारा हाथ मेरे पेट पर लिपटा हुआ ना हो तो बाइक चलाते हुए मजा नहीं आता। उसकी जबान में फिर से खुजली हुई। वो उसे घूर कर रह गई। अब मैं कुछ नहीं कह रहा, पक्का वादा, अब तंग नहीं करूंगा। और वो उसे मुंह बनाते देखकर बहलाते हुए बोला, जबकि इस बार उसके अंदाज पर वो मुस्करा दी थी। और उसे मुस्कराता देखकर उसे सुकून मिला था। मेरा प्यारा सा बेबी मुस्कराते हुए कितना प्यारा लगता है। शो मी योर डिम्पल्स डार्लिंग। वो उसकी तस्वीर बनाने में मगन था जब अचानक उसका फोन बजा था। उसने बेजारी से अपनी जेब से फोन निकाला था, जिस पर क्रिस्टन की कॉल आ रही थी। वो कॉल काटकर फोन दोबारा अपनी जेब में डाल चुका था। आप आए ना, दोनों एक साथ तस्वीरें बनाते हैं, तनावुश ने उसे अपने पास बुलाते हुए कहा, जिस पर वो फौरन उसके पास आकर उसकी कमर में हाथ डाल तस्वीरें बनाने लगा था। बहाना जो भी था, इतना ही काफी था कि वो उसके पास आ जाता था। आजकल जाइना जरूरत से ज्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी थी। ताशफीन पास पड़ा रोता रहता। वो उसकी तरफ देखती भी नहीं थी, क्योंकि आजकल घर में ज़ैनब की शादी की तैयारियां चल रही थी। इसलिए ताशफीन को ज्यादा वक्त नहीं दे पा रही थी, और शायद वो उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, तभी इस तरह से रोता था। वो 1.5 महीने का बच्चा माँ से ज्यादा अपनी फुप्पो के लम्स को पहचान चुका था। एक तो तुम यहाँ से सारा दिन इस कमरे में पड़े रहते हो, निकलो मेरे कमरे से बाहर। वो वॉशरूम से बाहर निकली तो वारिक को ताशफीन को थपकते हुए देखा। वो 1.5 साल का बच्चा उस 1.5 माह के बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वारिक को अपने कमरे में देखकर उसका पारा हाई हो गया था। ये क्या तरीका है? तुम किस तरह से बात कर रही हो वारिक से? वो तुम्हारे लहजे को समझ तक नहीं सकता। ये क्या तरीका है बात करने का? तुम उससे इस तरह से बात नहीं कर सकती। इब्राहिम कमरे में आया तो उसका गुस्से से बुरा हाल हो गया था। वो एक मासूम से बच्चे पर इस तरह से कैसे चिल्ला सकती थी? ओ प्लीज, अब मुझे ये मत सिखाओ कि इस बच्चे से बात करने के लिए भी इस घर में रूल बने हैं। दफा करो इसे मेरी नजरों के सामने से। नफरत है मुझे इससे। वो इंतहाई नफरत अंगेज अंदाज में बोली तो इब्राहिम उसे देखकर रह गया। क्या कि 1.5 साल के छोटे से बच्चे से वो किस तरह से नफरत कर सकती थी? वो मासूम नफरत का मतलब नहीं समझता था। वो तो बस ताशफीन को रोते देखकर अंदर आ गया था, क्योंकि उसकी फुप्पो हर वक्त उसे इस तरह चुप कराती रहती थी। मुझे कुछ नहीं पता। मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है इब्राहिम। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। निकालो अपने भतीजे को मेरे कमरे से। और अपनी चहीती ज़ैनब से भी कह दो कि अगर उसने मेरे बेटे को अपनी आदत लगा ही दी है तो आकर संभाले उसे। मुझसे नहीं संभाला जाता ये। हर वक्त उसका रोना कभी खत्म नहीं होता। मैं तंग आ गई हूँ इससे। वो काफी ज्यादा बेजारी से बोल रही थी। उसके लहजे की अक्ताहट को महसूस करके इब्राहिम के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई थी। उसने आगे बढ़ते हुए वारिक को उठाकर अपने सीने से लगा लिया था, जो अपनी चाची की डांट खाने के बाद बुरी तरह से रो रहा था। इस घर में कोई इस तरह से बात नहीं करता था। शायद सबको बच्चों से बात करना आता था सिवाय जाइना के। मुझे अफसोस है कि कल तक तुम इस बच्चे के लिए ये कह रही थी कि मेरे घर वाले मेरा बच्चा तुम्हें नहीं देते ताकि तुम उसका ख्याल रख सको। लेकिन आज मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे बच्चे को तुम्हारी आदत नहीं है, वरना जाने ये किस तरह से पल रहा होता।
खुदा का शुक्र है कि मैं तुम्हारे साथ न्यूयॉर्क जाने के लिए मान नहीं गया, वरना मेरा बच्चा तो तुम्हारी तवज्जो के लिए तरस जाता। इस मासूम बच्चे से 1.5 महीने के अंदर अंदर तुम इतनी एकता गई हो कि इसके साथ ना तो तुम्हारे पास कोई बात करने को है और ना ही तुम इसके साथ वक्त गुजारना चाहती हो। तुम्हारा दावा ये है कि मेरे घर वाले तुम्हें इस बच्चे को नहीं देते। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैं तुम्हारी वजह से कोई जज्बाती कदम उठाने से बच गया। ज़ैनब की शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ न्यूयॉर्क जाने के लिए तैयार था, लेकिन अब नहीं। अपने बच्चे को वहां जाकर बर्बाद नहीं कर सकता, वो कहते हुए बिस्तर से ताशफीन को उठाता जबकि वारिक को अपने कंधे से लगाए कमरे से निकल गया था। जबकि जाइना अपना सर पकड़कर रह गई थी। वो तो बस अपनी किसी भी हरकत से उसे तंग करके उसे अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाने को तैयार करना चाहती थी, लेकिन यहाँ उसने सब कुछ अपनी हरकतों से खराब कर दिया था और अब उसके पास सिवाय पछताने के और कुछ नहीं था, क्योंकि इब्राहिम अपनी बात एक दफा करता था, बार बार न तो उसे दोहराने की आदत थी और ना ही वो अपने फैसले बदलने का आदी था। और वो जानती थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। साहब जी, मैंने पूरा कमरा छान मारा है, आपकी फाइल कहीं पर नहीं है। जितनी भी मिली फाइल थी, मैंने सारी की सारी बड़े साहब को चेक कराई हैं। उनमें से एक भी फाइल आपके इस प्रोजेक्ट की नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं। वो घर आया तो खदीजा रिपोर्ट लिए खड़ी थी। खदीजा बाजी, आपने ठीक से देखा है ना? वो फाइल मेरे लिए बहुत अहम है। इसके बिना मैं कल की मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा। बस मेरे कहने पर एक दफा फिर से चेक कर लें। वारिक वो तकरीबन 5-6 बार चेक कर चुकी है। स्टडी की सफाई कर चुकी है। एक एक चीज देख चुकी है। यहाँ पर फाइल नहीं हो सकती। हो सकता है कि तुमने ऑफिस में रखी हो। सकता है तुम सुबह उसे अपने साथ ले गए हो। इब्राहिम साहब स्टडी में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। उसे परेशान देखकर बोले, नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। मुझे ठीक से याद है। वो फाइल मैं घर पर लेकर आया था आपको चेक कराने के लिए। फिर कल रात की बात है। वो फाइल यहाँ इस टेबल पर इस हफ्ते की फाइलों के साथ रखी थी, लेकिन गायब भी वो ही होनी थी। बाकी तो यहाँ पड़ी हैं। सिर्फ वो गायब हो गई है। मुझे लगता है कि किसी ने जानबूझकर ये किया है। आपको क्या लगता है हमारे इस प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला था? वो काफी देर के बाद नतीजे पर पहुंचा था। जानबूझकर। लेकिन ऐसी हरकत कोई जानबूझकर क्यों करेगा? और वैसे भी हमारे इस प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा फायदा बदर खान को मिलने वाला था। और यहाँ पर ऐसा कोई शख्स नहीं है जो बदर खान की मदद करना चाहता हो। और वैसे भी सारे मुलाजिम हमारी पहचान के हैं। इस दफा तो हमने बाहर का कोई मुलाजिम भी अपने घर पर नहीं रखा है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? वो उसके शक की वजह जानना चाहते थे। बाबा, कल बदर खान की बहुत बेइज्जती हुई है। शायद आपने कल सुबह का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। उसमें बदर खान के बारे में काफी सारी बातें लिखी हुई थी। असल में मैंने पहले उसे अपनी वलीमे की पार्टी में इनवाइट नहीं किया तो खबरों में ये बात भी छाई हुई थी, और फिर मैंने उसे अपने ऑफिस से धक्के मारकर निकाला है। ये बात भी मीडिया वालों से छुपी हुई नहीं है। मुझे लगता है कि बदर खान ने बदला लेने के लिए इस तरह की कोई हरकत की है, लेकिन फिर भी वो हमारे घर के अंदर तो नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि घर के अंदर से किसी ने उसकी मदद की है। वो कुछ सोचते हुए बोले, बाबा, यही तो मसला है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, कि अगर ये कोई साजिश है भी तो घर के अंदर से ही किसी ने उसकी मदद की है, क्योंकि हमारे घर के अंदर वो नहीं आ सकता। वॉचमैन को बुलाएं और गेट का सीसीटीवी कैमरा चेक कराएं। कोई ना कोई तो फाइल लेकर गया ही होगा। और अगर ये हरकत हमारे घर के किसी मुलाजिम ने की हुई हो तो मैं उससे बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और आप मेरे इस मामले में नहीं बोलेंगे। वो उन्हें देखते हुए बोला, जबकि वो सिर्फ हाँ में सर हिला गए थे।